ठीक है, बस आप थोड़ी देर वेट कीजिए। प्रेम मुड़ा और किचन की तरफ वापस चला गया। प्रेम रिया के जवाब से बहुत सेटिस्फाइड था, क्योंकि उसने एकदम से बिना सोचे हाँ नहीं बोला था और मना कर दिया था। जब प्रेम ने देखा कि इस मजिशियन ने अभी भी ट्राई करना बंद नहीं किया है, तो प्रेम और भी अलर्ट हो गया। प्रेम को समझ आ चुका था कि ये मजिशियन रिया को मैजिक सिखाने के लिए बहुत ही उतावला है, इसलिए उसने रिया की ना सुनने के बाद भी अभी तक हार नहीं मानी। जब से ये बात सामने आई थी कि अमित यहाँ कुछ बेचने नहीं आया और उसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, तभी से रिया अब नहीं चाहती थी कि अमित जल्दी चला जाए, इसलिए वो अमित से बात करने लगी। तो सफेद दाढ़ी वाले दादाजी कहाँ से आए हैं आप? रिया ने क्यूरियस होकर पूछा। मेरा नाम अमित राणावत है, मैं कालचुरी स्टेट की कैपिटल करूर से आया हूं। ये ककाओ गांव से बहुत बड़ी है, कम से कम 10 गुना ज्यादा बड़ी, और मुझे यहां तक पहुंचने में 6 महीने लगे हैं। अमित ने स्माइल करते हुए कहा। अमित अपनी वॉइस और एक्सप्रेशन दोनों सॉफ्ट रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर अमित को उसके पहचान वाले लोगों ने एक छोटी सी बच्ची से इतने जेंटल वे में बात करते देख लिया, तो वो एकदम से स्पीचलेस हो जाएंगे, क्योंकि अमित हमेशा से ही थोड़ा सख्त और स्ट्रेट बात करता था। अमित ने शायद ही कभी किसी से इतना जेंटल होकर बात की हो, इसलिए लोगों को उसे ऐसा देखने की आदत नहीं थी। प्रेम ने किचन की तरफ चलना बंद कर दिया और अपनी मुट्ठी बांध ली। आधे से ज्यादा ह्यूमन मजिशियन कालचुरी स्टेट की कैपिटल करूर में ही रहते थे। उनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते थे, वो एक 36 मंजिला बिल्डिंग में रहा करते थे। ये सभी लोग रॉयल लोगों के वफादार थे, इसलिए इस बिल्डिंग को वफादारों की बिल्डिंग भी कहा जाता था। जिस रात महेंद्र प्रताप पर 3 अलग अलग मजिशियंस ने हमला किया था, उनमें से 2 मजिशियन वफादारों की बिल्डिंग से ही आए थे। इसका मतलब यह था कि वो रॉयल फैमिली के करीबी थे, और रॉयल फैमिली के कुछ लोगों ने ही उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। इस एक घटना ने पूरे कालचुरी स्टेट की आर्मी को हैरानी में डाल दिया था। राजा ने पूरी वफादारों की बिल्डिंग को खत्म करने का ऑर्डर दिया। बस 2 छोटे मजिशियन के धोखे के कारण सब कुछ तबाह हो गया। प्रेम ने अमित के बारे में महेंद्र प्रताप की यादों में देखा, तो उसे पता चला कि अमित रॉयल फैमिली को सर्व करने वाले लोगों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि अमित की एज 120 साल से भी ज्यादा है। अमित बहुत ही इंट्रोवर्ट और मिस्टीरियस टाइप का इंसान था, और उसने कभी भी वफादारों की बिल्डिंग नहीं छोड़ी। कालचुरी स्टेट के बड़े से बड़े इवेंट्स में भी वो कभी नहीं जाता था। उसके इस बर्ताव पर राजा भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक योद्धा होने के कारण महेंद्र प्रताप को भी मजिशियंस पसंद नहीं थे। उसने आज के पहले कभी भी अमित को नहीं देखा था। पता नहीं वफादारों की बिल्डिंग में महेंद्र पर हमला करने की साजिश सभी मजिशियन ने की थी, या सिर्फ उन 2 मजिशियन ने ही सीक्रेटली ये प्लान बनाया था। अब प्रेम ने यह तय कर लिया था कि वो अमित को रिया से दूर ही रखेगा, और उसने सोचा, वफादारों की बिल्डिंग में हर टाइप के लोग रहते हैं, उन्हीं में से एक सीनियर मजिशियन होने के कारण उसने भी इस इंसिडेंट के बारे में तो जरूर सुना होगा। शायद ये मुझे और रिया को पहचान जाए और हमें दुश्मनों के हवाले कर दे, इसलिए मैं भी कोई रिस्क नहीं ले सकता। जब से प्रेम को समझ आया था कि अमित रिया को करूर ले जाना चाहता है, तब से प्रेम को बहुत चिंता होने लगी थी। प्रेम रिया को अपने से दूर नहीं करना चाहता था, न ही रिया से वफादारों की बिल्डिंग के बारे में कोई भी बात करना चाहता था। जब प्रेम ने अपना पूरा मन बना लिया, तो वो किचन में चला गया और शाही कबाब के इंग्रेडिएंट्स की प्रोसेसिंग करने लगा। ये 6 महीने तक चले हैं? रिया ने अपना सिर खुजलाते हुए सोचा। अमित ने सोचा था कि करूर के बारे में सुनकर रिया क्यूरियस हो जाएगी और फिर इसके बारे में कुछ जरूर पूछेगी। रिया ने लंबी सांस ली। सफेद दाढ़ी वाले दादाजी, आप तो बहुत बूढ़े हैं। रिया ने प्यार से कहा। इतनी छोटी सी दूरी तय करने में आपको 6 महीने लग गए? आप अपने घर में क्यों नहीं रुकते? अगर आप कहीं गिर जाते तो किसी न किसी को आपको वापस लेकर जाना पड़ता ना। ये तो बड़ी मुसीबत हो जाती। इतने बुढ़ापे में आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। आप ऐसे मुंह उठाकर पैदल क्यों चल दिए? कोई गाड़ी वगैरह कर ली होती। आपके पास तो पैसे भी हैं। अमित इतना सरप्राइज हुआ
कि उसके वर्ड्स गले में ही अटक कर रह गए और वो कुछ बोल ही नहीं पाया। अगर अमित किसी गाड़ी से यहां आता तो उसे बस 20 दिन ही लगते। फिर भी उसने पैदल आना ही चूज किया ताकि वो एक अच्छा स्टूडेंट ढूंढ सके। उसने बहुत सारी जगहों पर जाने के लिए ही लंबे रास्ते को चूज किया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि रिया उसे एक बेचारे की तरह देखेगी। अमित ने खुद को काम करते हुए कहा, एक्चुअली मैं और भी पावरफुल मैजिक कर सकता हूं। अमित बहुत कोशिश कर रहा था कि रिया का ध्यान वापस मैजिक की तरफ लाया जा सके। अगली डकलिंग, क्या तुम इनका मैजिक देखना चाहती हो? रिया ने अपनी बिल्ली की तरफ देखकर पूछा। अगली डकलिंग ने अपने सामने बैठे बूढ़े आदमी की तरफ नजर डाली और ना में सिर हिलाया। बस तो फिर मैं भी नहीं देखना चाहती, रिया ने कंधे उचकाते हुए कहा। अमित को पहली बार समझ आया था कि बच्चों को मनाना उतना भी आसान नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं। अमित रिया का इंटरेस्ट जगाने के बारे में सोचने लगा। सादी बौनी लड़की को मनाना वाकई में बहुत कठिन है। इसकी जुबान बहुत कड़वी है और बिल्कुल कैंची जैसी चलती है। इसका दिमाग भी बहुत चुलबुला है। यह वाकई में बहुत अलग लड़की है। जब अमित रिया को मनाने के बारे में सोच रहा था तभी प्रेम शाही कबाब लेकर किचन से बाहर आया। आपके शाही कबाब, प्लीज एंजॉय कीजिए। प्रेम ने अमित के सामने शाही कबाब रखकर स्माइल करते हुए कहा। ये क्या चीज है? अमित ने जैसे ही अपने सामने रखे कलरफुल शाही कबाब की तरफ देखा, उसकी आंखें चमक उठी। जैसा रिया ने कहा था, ये बिल्कुल रेनबो के कलर जैसे ही थे, जिसमें सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में काटकर डाला गया था। गोल्डन कबाब और उसके छोटे छोटे कटे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलकर डिश को शानदार बना रहे थे। इसे वाकई बेहद अच्छे तरीके से चॉप किया गया था। शाही कबाब के मसालों और बाकी इंग्रेडिएंट्स की खुशबू स्मेल करके अमित के मुंह में पानी आने लगा। ये खुशबू इतनी स्ट्रांग थी जैसे ये डिश खुद को खाने के लिए खुद ही इनवाइट कर रही हो। ये डिश महलों में बनी बड़े बड़े शेफ्स की डिशेस से कई ज्यादा गुना अच्छी दिख रही थी। अमित को कई सालों से खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था, लेकिन अब उसके अंदर वापस से एक आग जागी थी। अब वो शाही कबाब खाने को बहुत बेताब हो गया था। उसने ऐसी फ्रेग्रेंस कभी स्मेल नहीं की थी। प्रेम की डिश देखकर अमित बहुत सरप्राइज हुआ। वो एक फोक में शाही कबाब लगाकर उसे खाने लगा और बाइट लेने के साथ ही अमित उसमें खो गया। शाही कबाब बहुत टेस्टी और डिलीशियस थे और उसकी बॉडी को बहुत कंफर्टेबल बनाते हुए नरिश कर रहे थे। वो थोड़ा चौंक गया और कंफ्यूज हो गया। मैं इस फीलिंग से बहुत फैमिलियर हूं। ये तो लाइफ एनर्जी वाले पानी के टेस्ट जैसा है, बोनो का होली वाटर। एक बार एक बौनी लड़की अमित के पास लाइफ एनर्जी वाले पानी का एक जार लेकर आई थी, इसलिए अमित आज तक उसका टेस्ट भूल नहीं पाया था। वो पानी ही अमित के इतने साल तक जी पाने की सबसे बड़ी वजह थी। हालांकि अभी तक अमित ने 3 बार ही ये पानी पिया था और बाकी 2 बार रॉयल मैजिशियन के वेलफेयर के कारण उसे ये पानी मिला था। अमित सोचने लगा, वो लड़की कितनी अच्छी थी और उसने कैसे गलत आदमी से शादी कर ली। ना जाने अब वो कैसी होगी। उस ह्यूमन ने ठीक से उसका ध्यान रखा भी होगा या नहीं। सोसाइटी ने उन दोनों को एक्सेप्ट किया होगा या नहीं। आज भी सोसाइटी अलग अलग स्पीशीज में शादी अलाउ नहीं करती है। कितने शर्म की बात है। भगवान जाने वो दोनों अब किस हालत में होंगे। लेकिन शाही कबाब में लाइफ एनर्जी वाले पानी का टेस्ट असल में आया कहां से? क्या ओनर ने कुकिंग के दौरान इसमें यह ऐड किया है? वैसे उस पानी की एक बूंद भी काफी थी। अमित खुद को रोक नहीं पाया और एक और शाही कबाब खाने लगा। उसके मुंह में जो टेस्ट घुल रहा था उससे वो लाइफ एनर्जी वाले पानी को, अपनी डिप्रेसिंग मेमोरीज को और अपने स्टूडेंट ढूंढने की डिफिकल्टीज को बिल्कुल भूल चुका था। शाही कबाब के टेस्ट ने उसे कुछ पल के लिए सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिया था। अमित ने अपना फोक नीचे रखा। उसकी प्लेट बिल्कुल साफ हो चुकी थी। उसने एक दाना भी प्लेट में नहीं छोड़ा था।
जब वो अपना आखिरी शाही कबाब चबा रहा था तब भी उसके मुंह में स्वाद घुल रहा था। जैसे ही उसने अपना आखिरी कबाब खाया वैसे ही उसकी बॉडी में एक वार्म करंट दौड़ गया जो उसकी बॉडी को नरिश करने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो बिल्कुल रिवाइव हो चुका हो। अब उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि अब उसकी उम्र हो चुकी है। अब जिंदगी उसके लिए और भी ब्यूटीफुल हो चुकी थी। ओनर, मैं एक प्लेट शाही कबाब और लेना चाहूंगा, अमित ने प्रेम की तरफ देखकर कहा। उसे याद भी नहीं था कि उसने इतना ज्यादा खाना आखिरी बार कब खाया था, लेकिन अभी उसे लग रहा था कि वो और भी खा सकता है। प्रेम ने नाम में सिर हिलाया। आई एम रियली सॉरी सर, हमारे ओपनिंग आवर्स खत्म हो गए हैं। हमें ऑलरेडी 3 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। प्लीज आप कभी दोबारा आइएगा। अभी 9:03 हो चुके थे। प्रेम अपने ओपनिंग आवर्स में कोई भी नेगोशिएशन नहीं चाहता था। सुबह से इतनी मेहनत करने के बाद उसे भी आराम की जरूरत थी और उसे लंच के लिए भी तैयारियां करनी थी। अमित ने प्रेम को देखकर कहा, मैं बस एक प्लेट और लेना चाहता हूं, इसके लिए मैं तुम्हें डबल पे कर सकता हूं। उसने 3 प्लैटिनम के सिक्के निकाले और जेंटली टेबल पर रख दिए। प्रेम ने फिर से नामे सिर हिलाया। सॉरी, लेकिन हमारा ये रूल है, हम अपने रूल्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये सभी कस्टमर्स के लिए कॉमन है और सभी कस्टमर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज कभी दोबारा आइएगा। नेक्स्ट टाइम आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, लेकिन अभी आपको सर्व करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट होगा। अगर ये कोई नॉर्मल ओल्ड मैन होता तो प्रेम फिर भी एक बार कंसिडर कर लेता, लेकिन ये अमित राणावत था। ये उन्हीं मजिशियंस की कम्युनिटी से बिलोंग करता था जिनमें से 2 मजिशियन ने महेंद्र प्रताप पर हमला किया था, और अमित यहां बस थोड़े टाइम और रुकना चाहता था ताकि वो रिया को मैजिक सिखाने के लिए मना सके। ये बात प्रेम को थोड़ी डेंजरस लग रही थी। रिया ने हेजिटेट होकर प्रेम की तरफ देखा और सोचने लगी, ये सफेद दाढ़ी वाले दादाजी तो बहुत दुखी हैं और ये तो डबल पे करने को भी तैयार है, तो पापा को इनकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी 3 मिनट ही तो ज्यादा हुए हैं, इसी बहाने हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जैसे ही प्रेम के चेहरे पर रिया की नजर पड़ी वो चुप हो गई और उसने आगे एक शब्द भी नहीं कहा। अमित ने ध्यान से प्रेम के चेहरे को देखा तो उसे समझ आ गया कि प्रेम उसके पैसों की लालच में नहीं आने वाला। फिर मैं लंच में दोबारा आऊंगा। उसने 2 सिक्के टेबल पर रख दिए। अमित प्रेम से लाइफ एनर्जी वाले पानी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह बात बाद में करना ही ठीक रहेगा। अमित ने अपने कपड़े ठीक किए और खड़ा हो गया। ओनर, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूं, अमित ने प्रेम को देखकर कहा। मेरा नाम अमित राणावत है, कालचुरी स्टेट का 10th लेवल का मजिशियन हूं मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं, इसलिए मैं एक स्टूडेंट ढूंढ रहा हूं जिसे मैं अपने सारे मैजिक स्किल्स सिखा सकूं और जो मेरी लेगेसी को कंटिन्यू रख पाए। मैंने तुम्हारी बेटी में एक अलग तरह की मैजिक वेव देखी है, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे कि मैं इसका टैलेंट चेक कर सकूं? शायद ये मेरी किस्मत थी कि आज मैं इससे मिला। अगर ये मेरे टेस्ट में पास होती है तो मैं इसे ट्रेन करूंगा। प्रेम ने अपनी आंखें स्क्वीज करते हुए सोचा, एक 10th लेवल का मजिशियन, इस पूरी दुनिया में ऐसे बस 10-15 मजिशियन होंगे जो इस लेवल को अचीव कर पाए होंगे। ये तो सबसे पावरफुल मजिशियंस की कैटेगरी है। कालचुरी स्टेट में ऐसे 4 या 5 मजिशियन ही थे जो अभी तक इस लेवल तक पहुंच पाए थे, लेकिन मैंने आज तक उन मजिशियंस में इसका नाम नहीं सुना। ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसने ये बहुत आसानी से कह दिया। अगर आप रिया को अपनी स्टूडेंट बनाते हैं तो क्या आप उसे करूर लेकर जाएंगे? प्रेम ने बहुत धीरे से अमित से पूछा। अमित ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल मैं ले जाऊंगा। वहां मैजिक रूम्स है जहां मैजिक से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। मजिशियंस के लिए वो बहुत अच्छी जगह है, इसलिए तुम्हारी बेटी को करूर ले जाकर ही ट्रेन करूंगा और इसे इस पूरे राज्य का सबसे अच्छा मजिशियन बना दूंगा। वफादारों की बिल्डिंग वाकई में पूरे राज्य की सबसे अच्छी जगहों में से एक थी, इसलिए सबसे ज्यादा मजिशियन करूर में ही रहते थे। सभी को पता था कि उस बिल्डिंग में एंटर करना कितनी बड़ी बात है, लेकिन प्रेम रिया से बहुत प्यार करता था
और शायद ही वो उसे खुद से इतना दूर जाने दे। इसलिए अमित को भी लग रहा था कि प्रेम उसका ऑफर रिजेक्ट कर देगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं रिया को खुद से दूर नहीं कर सकता और मैं उसे अकेले करूर नहीं जाने दे सकता। इसलिए थैंक यू, लेकिन मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्रेम ने बिना हेजिटेशन के मना कर दिया। रिया ने सिर हिलाया। मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी पापा। रिया ने कुर्सी पर बैठे बैठे प्रेम की उंगली पकड़ ली। अमित थोड़ी देर के लिए एकदम फ्रीज हो गया। कालचुर स्टेट के लिए काम करने वाला एक 10th लेवल का मजिशियन होने के नाते अमित रिया का टेस्ट लेना चाहता था। अगर रिया क्वालिफाई हो जाती तो वो उसे अपनी स्टूडेंट बनाता और करूर की वफादारों की बिल्डिंग में ले जाकर उसे मैजिक सिखाता। अगर यह ऑफर किसी और को मिला होता तो वो खुशी के मारे पागल हो जाता। अमित ने कभी सोचा नहीं था कि एक रेस्टोरेंट का ओनर इतने बड़े ऑफर के लिए मना कर देगा। अपनी जर्नी के दौरान अमित ने बहुत से बच्चों को टेस्ट किया था, जिसमें से सभी उसका स्टूडेंट बनना चाहते थे। जब अमित ने किसी को अपने बारे में बताया तक नहीं था, तब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को उसके पास लेकर आ रहे थे। भले ही अमित उन बच्चों को इंटर्न ही क्यों ना बना ले, लेकिन सभी पेरेंट्स अमित का गाइडेंस चाहते थे। और अभी तक प्रेम ने उसे अपनी बेटी का टेस्ट भी नहीं लेने दिया था। प्रेम के नेचर को देखकर अमित बहुत सरप्राइज हुआ, लेकिन उसने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। अमित ने तुरंत स्माइल करते हुए कहा, ओनर, तुम ककाओ गांव में रहते हो, इसलिए तुम्हें मजिशियंस के बारे में ज्यादा नहीं पता है जहां हम रहते हैं। मैं अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करूंगा और मैं इस बात से नहीं बदलने वाला हूं, प्रेम ने इंटरप्ट करते हुए कहा। और मैं आपकी जगह के बारे में जानने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर थोड़ी देर को प्रेम रुक गया। सॉरी सर, हमें हमारी बिल्ली के लिए भेड़ का दूध लेने जाना है। अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज आप दोबारा आइएगा। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। रिया ने बिल्ली के सिर पर हाथ फेरते हुए सिर हिलाया। हाँ, अगली डकलिंग को बहुत भूख लगी है। उसने अपनी जेब से 4 सोने के सिक्के निकाले और टेबल पर रखकर वहां से 2 प्लैटिनम के सिक्के उठा लिए। सफेद दाढ़ी वाले दादाजी, आपकी हाइट बहुत छोटी है, इसलिए आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा खाने से और लंबे नहीं होने वाले, इसलिए नेक्स्ट मील के लिए अपने पैसे बचाओ ना। ये रहे आपके बचे हुए पैसे। अमित सोचने लगा। मैंने इन्हें बताया भी कि मैं कौन हूं। बहुत प्यार से मैंने इन्हें अपना ऑफर बताया और कहा भी कि मैं बस रिया का मैजिक टैलेंट टेस्ट करना चाहता हूं। उसके बाद मैं रिया को अपना स्टूडेंट बना लूंगा। लेकिन इस आदमी ने मुझे मना कर दिया क्योंकि उसकी बिल्ली को भेड़ का दूध पीना है। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक रेस्टोरेंट के ओनर ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, वो भी इसलिए क्योंकि उसकी बिल्ली को भूख लगी थी। भले ही अपनी पूरी जर्नी के दौरान अमित कोई भी स्टूडेंट ना ढूंढ पाए, फिर भी सभी लोग हमेशा उसके रिस्पेक्ट करेंगे और उसे हमेशा एडमायर करेंगे। सभी लोग उसे अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए पैसे तक देने को तैयार हैं। फिर भी प्रेम ने उसे मना कर दिया, जबकि इतने बड़े मजिशियन से मैजिक सीखने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कितने दुख की बात है कि प्रेम अपनी बेटी को मुझे टेस्ट नहीं करने दे रहा है। और अब यही सच है, इन लोगों के जेस्चर और लुक्स बिल्कुल एक जैसे हैं और अब ये सभी नहीं चाहते कि मैं यहां 1 सेकंड और भी रुकूं। अमित ने सभी को देखते हुए सोचा। ठीक है, तो मैं वापस आऊंगा, अमित ने कहा। आज अमित को पहली बार किसी ने उसका स्टूडेंट बनने से मना किया था। उसने अपने सिक्के उठाए और हाथ में छड़ी लेकर बाहर की तरफ जाने लगा। अपना ध्यान रखिएगा सफेद दाढ़ी वाले दादाजी, अगर आप गिर गए तो शायद आप उठ नहीं पाओगे। अमित जब गेट खोल रहा था तब रिया ने कहा। अमित का हाथ वहीं रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और रिया को देखने लगा। अमित ने पहले भी एक बौनी लड़की देखी थी जो उसके लिए लाइफ एनर्जी वाला पानी लेकर आई थी। अमित अपनी लाइफ की लास्ट स्टेज पर था। एक दिन जब वो अपनी बिल्डिंग के 32वें फ्लोर पर बैठा बैठा खांस रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। अपना ख्याल रखना सफेद दाढ़ी वाले दादाजी, अगर आप मर गए तो आप बहुत लोगों की जान लेकर मरोगे। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक 16 साल की बौनी लड़की उसके सामने खड़ी थी।
वो उससे पहली बार मिल रही थी। उसकी बात सुनकर अमित को बहुत सरप्राइज हुआ था और उस लड़की ने भी ये बात ठीक वैसे ही कही थी जैसे अभी अभी रिया ने बोला। वो यंग लड़की अमित को थोड़ी देर तक बस देखती रही। उसने अपने बेल्ट पर लटके हुए जार को निकाला और अमित की तरफ फेंक दिया। उसने अमित को बताया कि लाइफ एनर्जी वाला लिक्विड है जो उसके एरिया में पाया जाता है और इससे उसकी प्यास बुझ जानी चाहिए। इसके बाद वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतर गई। सभी के पास वफादारों की बिल्डिंग में आने का राइट नहीं था और अदर स्पीशीज वालों के लिए यहां पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस थे। अपनी आखिरी सांस लेते हुए अमित ने उस जार को खोला और उसमें जो भी था उसे पी लिया। इससे उसकी बॉडी में एक वार्म करंट दौड़ गया। ये लाइफ एनर्जी वाला दूध था जो लाइफ एनर्जी वाले पानी से भी ज्यादा प्रीशियस था। उस जार में बस 3 बूंदें ही थी जिसे पीकर अमित की एज 10 साल से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अमित दोबारा से रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक फील करने लगा था। उसका बुढ़ापा अब उस पर बिल्कुल भी हावी नहीं था। उसे तो ऐसा लगा जैसे उसकी जवानी लौट आई हो। हालांकि उसके बाल अभी भी सफेद थे और वो इतना स्ट्रांग भी नहीं हुआ था। फिर भी जैसी उसकी हालत थी उस हिसाब से उसमें काफी चेंजेस हो गए थे। उस लड़की ने इतनी वैल्यूएबल चीज अमित को ऐसे दी थी जैसे वो बस एक नॉर्मल पानी की बोतल किसी को दे रही हो। उसने बिना कुछ जाने सोचे एक रैंडम बूढ़े आदमी को इतनी प्रीशियस चीज दे दी। उस बूढ़े का वो नाम भी नहीं जानती थी। बाद में अमित को पता चला कि वो बोनो की प्रिंसेस और राजगद्दी की एकमात्र वारिस थी। वो अपने घर से ये लाइफ एनर्जी वाला दूध लाई थी जिसे वो प्यास लगने पर पी लेती थी। और जब उसने अमित को खांसते हुए देखा तो उसने उसे वो जार दे दिया। वो लड़की पहली बार कालचुरी स्टेट आई थी। उस समय सारे बौने दोस्ती का मैसेज लेकर कालचुरी स्टेट आए थे। उन्हीं के साथ वो भी आ गई थी। शायद उसने बिल्डिंग में आने के लिए गार्ड्स को ट्रिक किया था। वो सबसे ऊपर के फ्लोर पर गई और वहां लिखाई बौनी राजकुमारी यहां थी। फिर वो वहां से चली गई। कालचुरी स्टेट के राजा ने उसके लिखे सेंटेंस को 2 राज्यों के बीच फ्रेंडशिप के प्रूफ के तौर पर एक मैसेज समझा। अमित अपने ख्यालों से वापस आया और रिया की तरफ सिर हिलाते हुए बोला, थैंक यू, मैं अपना ख्याल रखूंगा। और सोचने लगा, ये भी बिल्कुल उस लड़की के जैसी ही है, क्योंकि शायद ये एक आधी बौनी स्पीशी से बिलोंग करती है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इसका उससे कोई रिलेशन नहीं हो सकता। वो प्योर ब्लड की थी और ये तो हाफ ब्लड है। शायद मुझे कोई धोखा हुआ है। मैं एक सेंटेंस के दम पर इतना सब कुछ क्यों सोच रहा हूं? ये सोचते हुए अमित ने दरवाजा खोला और फिर बाहर चला गया। अमित ने बहुत सालों से उस लड़की के बारे में बोनो से कुछ भी नहीं सुना था। उस रात जब महेंद्र पर हमला हुआ उसके बाद उस इंसिडेंट की सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आई। जितना अमित ने सुना था उस हिसाब से उस रात महेंद्र बुरी तरह से जख्मी हो गया था और डीमन से लड़ते लड़ते ही उसने अपना दम तोड़ दिया था। और तभी से किसी ने बोनो की राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। उसमें और रिया में किसी भी तरह का लिंक नहीं जोड़ा जा सकता था। बस ह्यूमन और बॉनी स्पीशीज में जो हाई कमांड के लोग थे उन्हीं को सारी बातें ठीक से पता थी। लगता है रेस्टोरेंट का ओनर किसी भी हाल में अपनी बेटी को जाने नहीं देगा। क्या मुझे इसे भी अपने साथ ले चलना चाहिए? अमित ने मुड़कर रेस्टोरेंट की तरफ देखा और फिर लंगड़ाता हुआ अपनी छड़ी के सहारे आगे चला गया। थोड़ी ही दूरी पर वसीम अपनी पोशन शॉप के दरवाजे पर अपने काले कपड़ों में खड़े होकर अमित को जाते हुए देख रहा था। ये आदमी उतनी दूर से यहां क्यों आया? अपने हाथ में हरे रंग की फ्लेम लेकर वसीम ने मन में बड़बड़ाया। फिर उसने अपना सिर रेस्टोरेंट की तरफ घुमाया। प्रेम और रिया बाहर आ चुके थे। उसने जैसे ही रिया को देखा अपनी आईब्रोज चढ़ा ली और सोचने लगा, ये बूढ़ा आदमी इस छोटी सी बच्ची को अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता है। प्रेम ने वसीम को देख लिया और सोचने लगा, यह अच्छी बात है कि रिया जीनियस है, लेकिन लोग उसे अपना टारगेट बना रहे हैं और यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
वसीम पहले भी उसे लालच भरी नजरों से देख चुका है। फिर अमित भी उसे स्टूडेंट बनाने के मोटिव से ही आया था, और अब वसीम उसे दोबारा घूर रहा है। मुझे थोड़ा अलर्ट रहना होगा। अमित काफी डिसेंट था। प्रेम के लिए एक रॉयल इंसान को सर्व करना एक ऑनर जैसा था, और इसी ऑनर के साथ प्रेम की अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई थी। प्रेम के नीबर ने उसे बहुत चिंता में डाल दिया था। शायद वो एक डार्क मजिशियन था। उसके लुक्स, उसकी वॉइस और उसके स्लो एक्शंस नफरत और डार्कनेस से भरे हुए थे। प्रेम को अपनी बेटी के बारे में सोचकर बहुत चिंता होने लगी थी। इतनी छोटी बच्ची से पूरी दुनिया अपना फायदा निकालने का सोच रही थी। रिया पोशन शॉप पर रुक गई। गुड मॉर्निंग कछुआ दादाजी, काले कोयले और हरे मटर। हेलो। रिया ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम ने अपनी आईब्रोज ऊपर की और सोचा, कछुआ। वसीम वाकई में थोड़ा स्लो था, लेकिन नॉर्मली लोगों को ऐसे अजीब निकनेम पसंद नहीं आते। ये काफी रूड था। रिया अभी ये समझने के लिए काफी छोटी थी। शायद जब वो बड़ी हो जाए तब उसे ये बात ठीक से समझ आने लगेगी कि किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोगों को हमारी बात का बुरा भी लग सकता है। लेकिन प्रेम इस बार काफी एम्बैरेस्ड हुआ। वो वसीम से माफी मांगना चाहता था। वो कुछ बोल पाता उसके पहले ही वसीम ने रिया की बात पर रिएक्ट किया। वसीम ने अपनी आंखें ऊपर करके कहा, गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज इतनी हार्श और टेरिफाइंग थी जैसे दो मेडल्स आपस में रगड़ा रहे हों। प्रेम ने अपने शब्द पहले ही रोक लिए और सोचने लगा, लगता है इसे अपना निकनेम इतना भी बुरा नहीं लगा, लेकिन इसका लुक भी बिल्कुल अमित जैसा था। अगर ये भी रिया को अपनी स्टूडेंट बनाना चाहता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। भगवान जाने सभी मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े। उसने किसी का क्या बिगाड़ा? वो तो अभी एक छोटी सी बच्ची है। रिया, तुम्हारे हाथों में ये अगली सा जानवर कौन है? काले कौवे ने थोड़ा पास आते हुए पूछा। वो अभी भी अपनी बॉडी को 2 पत्तियों से कवर किए था। ये फिर भी तुमसे अडोरेबल ही है काले कौवे। हरे तोते ने काले कौवे की तरफ देखकर कहा। लेकिन क्या बिल्लियां बस ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती? ये ऑरेंज और व्हाइट क्यों है? हरे तोते ने क्यूरियस होकर पूछा। अगली डकलिंग ने कौवे की तरफ देखकर जोर से म्याऊ किया। उसने अपने पंजे बाहर निकाल लिए, जैसे वो अपने नाखून दिखाना चाहती हो और कौवे को डराना चाहती हो। लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल बच्चों जैसी थी। वो गुस्से में भी क्यूट ही लगती थी। एक बिल्ली। कौवा अपने पिंजरे में डर के मारे कूदने लगा, लेकिन फिर वो बिल्ली को देखने के लिए फिर से सीधा खड़ा हो गया। मैं ऑनरेबल कौवा राजा हूं। मैं कभी कभी अबनॉर्मल चीजों से डरता हूं, अगली बिल्ली। कौवे ने प्राउडली कहा। ये कोई बिल्ली नहीं है, ये तो अगली डकलिंग है। रिया ने बिल्ली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। और काले कौवे, यहां पर तुम ही सबसे अगली हो और अगली डकलिंग तुम्हारे बाद दूसरी सबसे अगली जानवर है। पर ये बड़ी होकर बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। काला कौवा फिर से थोड़ा नर्वस हो गया। उसने बिल्ली को अपनी पूंछ हिलाते हुए देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे इस छोटी सी बिल्ली से डर नहीं लगता। इसके छोटे छोटे पैरों को तो देखो। वो इतने छोटे छोटे पैरों से मेरे पास भी नहीं आ सकती। अगर ये रेस्टोरेंट में रहकर बड़ी होगी तो मोटी भी हो जाएगी। चलो बेटा, मुझे रेस्टोरेंट में जाकर थोड़ी सी तैयारी भी करनी है। प्रेम ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए स्माइल करके कहा। प्रेम इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचने लगा। राजमा चावल की तैयारी एडवांस में करके रख लेते हैं। शायद लंच के लिए ब्रेकफास्ट से भी ज्यादा लोग आए, और क्योंकि कुछ लोगों को राजमा चावल खाने को मिले ही नहीं थे, इसलिए वो नई डिश ट्राई करने के लिए बहुत उतावले होंगे। और वैसे भी ये मजिशियन जैसे मुझे घूर रहा है, उससे मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। बाय। रिया ने हाथ हिलाते हुए कहा और प्रेम के साथ चली गई। शायद मुझे भी इस लड़की पर नजर रखनी होगी। अगर इसके पास डार्क मैजिक करने का टैलेंट है तो मैं इसे उस बूढ़े आदमी से चुरा लूंगा। मैं इससे बहुत कुछ सीख सकता हूं, और अगर मैंने इसकी पावर्स अब्सॉर्ब कर ली तो मैं पूरे कालचुरी स्टेट का सबसे बड़ा मजिशियन बन जाऊंगा। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। वसीम ने रिया को जाते हुए देखकर मन में बड़बड़ाया। जैसे ही प्रेम और रिया मार्केट से वापस आए, प्रेम ने 2 बॉटल भेड़ का दूध भरकर रिया और बिल्ली को दे दिया।
वो उन दोनों को प्यार से दूध पीते हुए देखने लगा। फिर उसने थोड़ा दूध अपने लिए भी निकाला। उसे पता था कि उसकी स्ट्रेंथ एकदम से नहीं बढ़ सकती, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ता हुआ फील कर सकता था। जब प्रेम इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर कर रहा था, उसने अपने दिमाग में अपने मिशन का शेड्यूल देखा। उसे 1000 प्लेट राजमा चावल बेचने की इतनी चिंता नहीं थी। जिस पेस से वो अभी चल रहा था, उस हिसाब से ये काम 6 दिन में पूरा कर लेगा। हालांकि 1000 कस्टमर्स लाने का मिशन ठीक से नहीं चल रहा था। सुबह बस 10 नए कस्टमर्स ही आए थे। रेगुलर कस्टमर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन एक कस्टमर बस एक ही बार काउंट हो सकता था। इसलिए उसे इस बात की बहुत चिंता होने लगी थी। उसने सोचा, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। ऑर्डर लेने में और सर्व करने में मुझे काफी टाइम लग रहा है, और रिया ये दोनों काम नहीं संभाल सकती। शायद मुझे काम के लिए किसी को हायर कर लेना चाहिए। परचेजिंग लिमिट लगाने के लिए प्रेम अभी तैयार नहीं था। वो इस चीज को अभी भी अप्लाई नहीं करना चाहता था। अगर कस्टमर्स को उनका पेट भरने तक फूड सर्व नहीं किया, तो वो भूख के कारण किसी भी दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, और प्रेम के लिए ये बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट अभी अभी ग्रो करना शुरू हुआ है। और ऐसे में अगर लोगों को फूड को लेकर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो उसके रेस्टोरेंट की अभी तक जितनी पब्लिसिटी हुई थी, उससे ज्यादा लोग उसकी बुराई करने लगेंगे। इसलिए खाने पर किसी भी टाइप की कोई लिमिट नहीं लगाई जा सकती थी। अब प्रेम को कोई दूसरा तरीका ही ढूंढना पड़ेगा। प्रेम ने डिसाइड किया कि वो अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा, लेकिन बाहर ले जाने वाले फूड पर लिमिट रहेगी। वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके रेस्टोरेंट में रहकर ही बिना किसी लिमिट के फूड एंजॉय करें, लेकिन लोग खाने के साथ साथ पैक करवा करके भी ले जाते थे। इसी कारण प्रेम ने पार्सल करवाने पर लिमिट लगा दी, ताकि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने वालों के लिए फूड कम ना पड़े। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी थी। इस दुनिया में बहुत ज्यादा खाने वाले अजूबे भी थे, जैसे कि राक्षस। प्रेम की एक दिन की सप्लाई एक राक्षस अकेले ही खा सकता था, और ऐसी सिचुएशन में प्रेम को क्या करना चाहिए उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। हालांकि अभी तक कोई भी राक्षस प्रेम के रेस्टोरेंट में खाने नहीं आया था, तो प्रेम को इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। शायद प्रेम को इस केस में सप्लाईज के ऊपर लिमिट लगानी होगी, या फिर उसे सिस्टम से एक बहुत बड़ी प्लेट खरीदनी होगी जिसमें ढेर सारा राजमा चावल आ सके। इस बारे में प्रेम को थोड़ा जल्दी सोचना होगा, क्योंकि उत्कर्ष जैसे डीमन ने अब तक 10 प्लेट राजमा चावल एक बार में खाने की बात कही थी। मतलब राक्षस वाकई में काफी ज्यादा खाते हैं। प्रेम को जल्दी ही इसके लिए नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी। प्रेम कभी नहीं चाहता था कि उसे किसी भी कस्टमर से पार्शियलिटी करनी पड़े, लेकिन अगर एक ही कस्टमर सारी सप्लाई खा जाएगा तो बाकी कस्टमर्स तो पार्शियल फील करेंगे ही। अभी प्रेम के सामने जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसे सब कुछ अकेले ही बनाना पड़ता है। अगर कुछ वेजिटेबल सूप्स की रेसिपी उसके पास होती तो उसे थोड़ी आसानी हो जाती, क्योंकि उन्हें बल्क में बनाकर स्टोर किया जा सकता है, और लोग जब तक सूप एंजॉय करेंगे तब तक वो बाकी डिश बनाने में कंसंट्रेट कर सकता है। चौराहे पर कुछ जॉब एजेंसीज थी, जहां एम्प्लॉयर वर्कर्स को आसानी से ढूंढ पाते थे। उनका हर चीज मैनेज करने का सिस्टम काफी अच्छा था। ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी के पास सही पैसे हों तो वहां हर टाइप के वर्कर्स को ढूंढा जा सकता है। बस इसके बदले एजेंसी एक मोटी कंसल्टेंसी फी लेती थी। प्रेम ने डिसाइड किया कि जब रेस्टोरेंट बंद होगा वो उस समय उन एजेंसीज में जाकर एम्प्लॉयज देखेगा। प्रेम ने सोचा, अब पैसे का कोई इश्यू तो है नहीं, लेकिन मुझे एक रिलायबल और एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए जो अपना काम अच्छी तरह से कर सके। अगर वाकई में कोई अच्छा एम्प्लॉय मिल गया तो भले ही मैं उससे कुकिंग ना कर पाऊं, लेकिन ऑर्डर लेने और सर्विंग करने का काम तो उसी से करवाऊंगा। इससे मेरा जितना टाइम बचेगा उससे मैं और भी ऑर्डर प्रिपेयर कर पाऊंगा। एम्प्लॉय रखना वाकई में अच्छा आइडिया है, मैं जल्दी इसके ऊपर काम करूंगा। प्रेम ने सुबह बस 1 घंटे में 64 प्लेट राजमा चावल बेचे थे, और लंच टाइम ब्रेकफास्ट के टाइम से आधे घंटे ज्यादा होता था। इसलिए प्रेम ने और भी ज्यादा राजमा चावल बनाने का प्लान बनाया। अगर वो एक और कुकर भर के राजमा और चावल उबाल ले तो उसके पास 16 प्लेट एक्स्ट्रा राजमा चावल हो जाएंगे। इससे अगर कुछ और कस्टमर्स आते हैं तो प्रेम को कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्रेम को ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत से कस्टमर्स को अपसेट करके भेजना पड़ा था, क्योंकि भले ही वो अपने ओपनिंग आवर्स में आए थे,
लेकिन प्रेम के पास राजमा चावल के इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके थे और इसलिए प्रेम ने उन्हें बाद में आने को कहा था। प्रेम नहीं चाहता था कि उसे लंच टाइम में किसी से भी ऐसा कहना पड़े। वैसे भी ब्रेकफास्ट के ओपनिंग आवर्स बहुत कम होने के कारण ज्यादा लोग उतनी सुबह से उठकर नहीं आ पाते थे, लेकिन लंच के लिए काफी लोग प्रेम के रेस्टोरेंट को ही प्रेफर करते थे। इधर दूध पीने के बाद अगली डकलिंग को नींद आने लगी थी। शायद दूध के कारण ही रिया भी काउंटर से टिक गई और वहीं सो रही थी। प्रेम ने कांच के उस पार से रिया को देखा और हल्का सा स्माइल किया। प्रेम अभी किचन में राजमा चावल के इंग्रेडिएंट्स की प्रोसेसिंग कर रहा था। इस दुनिया में जितनी भी स्पीशीज रहती थी वो सारी इन दिनों बहुत शांति से रह रही थी। इसी वजह से प्रेम को कभी भी अनसेफ फील नहीं होता था। हालांकि उसके रेस्टोरेंट में 2 से 3 बार झगड़ा होते होते रह गया था, लेकिन प्रेम को पता था कि इस दुनिया में इससे भी ज्यादा बड़ी लड़ाइयां होती थी जो कि काफी दिनों से बिल्कुल बंद थी। प्रेम को अपनी, रिया की और रेस्टोरेंट की सेफ्टी की काफी चिंता होती थी। इसीलिए उसने राक्षसों से लड़ने के लिए सिस्टम से एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने का भी बोला था, जिसे वो रेस्टोरेंट की छत पर लगवाना चाहता था। देवी मंदिर वालों की सरकार में ककाऊ गांव सबसे सेफ जगह थी, इसलिए महेंद्र प्रताप ने यहां आना बेहतर समझा था। इस बात को 4 साल बीत चुके थे और वो लोग बहुत शांति से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। सभी स्पीशीज पैसों और पावर पर रिलाय करने के बाद भी देवी मंदिर वालों के नियमों के कारण बहुत कंफर्टेबल और सिक्योर तरीके से रह रही थी। देवी मंदिर वालों ने लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। हमेशा की तरह लंच के ओपनिंग आवर शुरू होने से पहले ही प्रेम और रिया ने लंच कर लिया। अगली डकलिंग ने फिर से रूठा हुआ चेहरा बनाकर देखा, लेकिन प्रेम ने उसे इग्नोर कर दिया। प्रेम उसे अपना फूड नहीं दे सकता था जो कि रिया और प्रेम दोनों खाते थे। रिया जानबूझकर अपनी बिल्ली को दिखा दिखाकर अपना लंच कर रही थी। कई बार तो वो बिल्ली के सामने अपना फोक भी रख देती थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं देती थी। रिया की बिल्ली ऑलमोस्ट अपने पंजे छोड़कर उससे बैक कर रही थी। रिया कभी भी एक अच्छी मालकिन नहीं बन सकती। प्रेम ने अगली डकलिंग को देखकर सोचा, रिया काफी अच्छी थी। उसने अपनी बिल्ली से अपनी बात मनवाना सीख लिया था, लेकिन वो अपनी बिल्ली को बहुत तड़पाती थी और उसे तरह तरह की धमकियां देती थी, जिसमें सबसे बड़ी धमकी थी कि रिया अगली डकलिंग के बड़े हो जाने पर उसे रोस्ट करके खा जाएगी। रिया ने मुंह बनाकर कहा, तुम मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ा लो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली। तुम अभी रेनबो शाही कबाब खा ही नहीं सकती, और मैं ये सब कुछ सोच समझ के ही कर रही हूं ना। फिर उसने एक शाही कबाब फोक में लगाया और बिल्ली के सामने लाते हुए खुद खा लिया। अगली डकलिंग ने भी अपना सिर घुमा लिया। वो अब रिया की सारी चाल समझ चुकी थी। लंच करने के बाद प्रेम ने टेबल क्लीन किया और बिल्ली को एक बोतल में दूध भरकर दिया। जब प्रेम उसे दूध दे रहा था तब अगली डकलिंग ने उसे अपने दांत दिखाए, जैसे वो प्रेम को बता रही हो कि अब वो सॉलिड फूड खाने के लिए तैयार हो चुकी है। प्रेम ने जैसे ही बिल्ली का पूरा मुंह दांतों से भरा देखा, उसे बहुत सरप्राइज हुआ। तुम्हारे दांत तो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, प्रेम ने अगली डकलिंग से कहा। इससे पहले अगली डकलिंग अपनी पूंछ हिला पाती, प्रेम ने आगे कहा, वो सब ठीक है, लेकिन न्यूबॉर्न बिल्लियां 1 हफ्ते के बाद ही सॉलिड फूड खा सकती हैं, इसलिए अभी कुछ दिनों तक तुम्हें दूध ही पीना पड़ेगा, समझी प्यारी बिल्ली। अगली डकलिंग तुरंत ही अपसेट हो गई। वो बहुत दुखी होकर अपना दूध पीने लगी और प्रेम को इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। अगली डकलिंग रिया और प्रेम के बिहेवियर से सेटिस्फाइड नहीं थी। प्रेम ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा कस्टमर्स लंच करने आ गए। प्रेम का रेस्टोरेंट कॉर्नर पर होने के कारण कुछ लोग जिन्हें बहुत छोटा सा लंच टाइम मिलता था वो लंच करने नहीं आ पाते थे, और कुछ लोग 300 कॉपर के सिक्कों की प्राइस का मील दिन में 3 बार नहीं खा सकते थे। फिर भी उसके रेस्टोरेंट में दोपहर को बहुत ज्यादा कस्टमर्स आए, जो कि वाकई कमाल की बात थी। अरे अपनी गाड़ी यहां से थोड़ा दूर पार्क करो, सिद्धार्थ ने अपनी गाड़ी से उतरते हुए कहा। लोगों का मजा मत खराब करो ना, तुम्हें दिखता नहीं इस रेस्टोरेंट में वो बड़ा सा कांच इसलिए लगा है ताकि लोग खाना खाते खाते चौराहे का शानदार व्यू भी एंजॉय कर सकें। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाते हुए उस गाड़ी को गाइड करते हुए कहा। गाड़ी से 5 फैंसी ड्रेस पहने आदमी उतरे। उन सबकी बनावट एक जैसी थी, मोटी थाइज, मोटी कमर
और सिर जितनी मोटी गर्दन। सिद्धार्थ को मिलाकर वो 6 मोटे भाई जैसे ही लग रहे थे। सिद्धार्थ, कल रात तुमने कहा था कि तुम मुझे नए रेस्टोरेंट ले जाने वाले हो। वहां का फूड बहुत डिलीशियस है और हम उससे वेट लॉस भी कर सकते हैं। क्या ये वही है? पीले कपड़ों में एक मोटे ने कहा। पूरे चौराहे पर प्रेम के रेस्टोरेंट का डेकोरेशन सबसे अच्छा था, लेकिन जब से उन लोगों ने सिद्धार्थ के मुंह से उसके फूड की तारीफ सुनी थी, तभी से उन्हें रेस्टोरेंट के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अगर उन्हें डिलीशियस फूड सड़क के किनारे भी मिल जाए तो वो खुशी खुशी खा लेंगे। ये 5 लोग खुद को असली फूडी कहते थे और अलग अलग जगहों पर जाकर वहां का फूड ट्राई करते थे। पीले कपड़े वाले मोटे ने रेस्टोरेंट के अंदर झांक कर देखा और सोचने लगा, इस रेस्टोरेंट में तो ऑलरेडी काफी कस्टमर्स आ चुके हैं। उनमें से ज्यादातर की फिजिक नॉर्मल ही है। अगर इसका फूड वाकई में वेट लॉस करने में कोई हेल्प करता है तो पतले लोग इसके रेस्टोरेंट में क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें और वेट लॉस करके बिल्कुल गायब ही होना है? सिद्धार्थ के सभी दोस्त बहुत पैसे वाले थे। पीले कपड़े वाले की फैमिली के पास 3 बड़े बड़े होटल्स थे। हरे कपड़े वाले की फैमिली ककाओ गांव की सबसे पॉपुलर चाय की दुकान चलाती थी। शॉर्ट में कहें तो उनमें से किसी को भी पैसे कमाने के लिए कोई टेंशन नहीं थी। उन्हें डेली बहुत ज्यादा पॉकेट मनी मिलती थी। ये सभी लोग साथ में खाते पीते और खेलते थे। अगर उनमें से किसी को भी कोई इंटरेस्टिंग जगह मिलती तो वो बाकी लोगों को भी बता देता था। कल जब सिद्धार्थ ने उन्हें यहां लाने के लिए इनवाइट किया तो उन्होंने यहां दोपहर में आने का डिसाइड किया था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये फूड हमारे जैसे बहुत मोटे लोगों पर ही काम करता है, इसलिए ये मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। फिर उसने रेस्टोरेंट के डायरेक्शन में देखा और कहा, याद रखना, तुम जो भी करो मगर ओनर की बेटी से पंगा बिल्कुल मत लेना। दानव और डीमंस भी उससे डरते हैं। सिद्धार्थ के सभी दोस्त चौंक गए। ओनर की बेटी इतनी भयानक है? सिद्धार्थ उन सभी में सबसे डेयरिंग था और फिर भी उसे रिया से काफी डर लगता था। इसलिए बाकी लोगों ने सिद्धार्थ की बात मानते हुए सिर हिला दिया। चलो अब चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सिद्धार्थ सबसे पहले अंदर आया और फिर बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे अंदर आए। 6 मोटे मोटे लोग जिनका एवरेज वेट 100 किलो के आसपास होगा। वो सभी रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे। उनके कारण सूरज की रोशनी आना तक बंद हो चुकी थी और उनकी बड़ी बड़ी शैडोज बन गईं। सभी कस्टमर्स उन्हें बहुत शौक में देख रहे थे। रिया की आंखें इन सभी मोटे और लंबे लोगों को देखकर वाइड हो गईं। मोटों की सेना। सिद्धार्थ और उसके 5 मोटे दोस्त रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे। रिया ने जैसे ही उन लोगों को देखा वो सोचने लगी, ये मोटों की सेना कहां से आ गई? अगली डकलिंग ने भी जब रिया की गोदी में से अपना सिर बाहर निकाला तो उसकी आंखें भी हैरानी से वाइड हो गईं। उसने आज के पहले इतने सारे मोटे लोग एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखें क्यूरियोसिटी के कारण चमक रही थी। राजमा चावल सर्व करते हुए प्रेम ने जब सिद्धार्थ और उसके दोस्तों को देखा तो वो भी चौंक गया। सिद्धार्थ ने प्रेम से कहा था कि वो अपने दोस्त लेकर आएगा, लेकिन प्रेम ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने 5 दोस्तों को लेकर आएगा। प्रेम किसी भी कस्टमर से इतना सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करता था और शायद ये लोग अपने प्रॉफिट के लिए यहां आए थे, क्योंकि सिद्धार्थ को लगता था कि प्रेम के राजमा चावल खाने से उसका वेट कम हो जाएगा। प्रेम ने ध्यान से उन सभी नए कस्टमर्स को देखा। सडनली प्रेम के दिमाग में एक इमेज बनी जिसमें 6 मोटे लोग लगातार राजमा चावल खा रहे थे और उनके पेट की चर्बी शेक हो रही थी। प्रेम को अपने दिमाग में चल रहा यह सीन बहुत ही फनी लगा। प्रेम को आज 5 नए कस्टमर्स मिल चुके थे, इसलिए वो बहुत खुश था। ऐसे ही धीरे धीरे करके प्रेम अपने 1000 कस्टमर्स लाने के मिशन को कंप्लीट करने के पास पहुंच रहा था। प्रेम को कल तक इसी बात की बहुत टेंशन थी कि इतना बड़ा मिशन वो कैसे करेगा, लेकिन अब प्रेम को थोड़ी होप दिखने लगी थी। प्रेम, मैं 3 प्लेट राजमा चावल खाना चाहूंगा। सिद्धार्थ ने एक सीट पर बैठते हुए कहा। कल दोपहर के बाद से ही सिद्धार्थ प्रेम के रेस्टोरेंट में हर मील खाने आ रहा था। आज सुबह वो सोकर काफी लेट उठा था, इसलिए जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आया तब तक राजमा चावल खत्म हो चुके थे। इसलिए वो सभी दोपहर में रेस्टोरेंट खुलते ही तुरंत आ चुके थे।
सिद्धार्थ हर टाइम बस प्रेम का बनाया फूड ही खाना चाहता था। वो प्रेम के फूड का बिल्कुल दीवाना हो चुका था। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो वो हर बार पेट भर खाना खाकर जाता था। प्रेम ने सिर हिलाया। हाँ क्यों नहीं, आप बस थोड़ी देर वेट कीजिए। प्रेम मुड़ा और किचन की तरफ चला गया। फिर वो सभी 3-3 के ग्रुप में बंट गए। पीले कपड़े वाले मोटे ने एक लंबी सांस लेकर दूसरे कस्टमर के फूड को स्मेल किया। खुशबू तो बहुत अच्छी है। उसने चारों तरफ देखा और खुशबू के सोर्स को ढूंढने लगा। हाँ ये असल में है क्या? इसकी खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों आ रही है? उन सभी के मुंह में पानी आ चुका था और उन्होंने सिद्धार्थ से पूछा, ये तो मीट से भी अच्छा लग रहा है। इसके स्मेल से तो और भी भूख लग रही है। मीट में कभी भी इतनी अच्छी खुशबू नहीं आई। ये फ्रेग्रेंस तो अब तक की सबसे अच्छी स्मेल की हुई फ्रेग्रेंस है। इतने टाइम से अलग अलग टाइप के डिशेस ट्राई करते रहने के बाद भी कहीं ऐसी डिश नहीं दिखी। शायद ये तो इस दुनिया की सबसे अच्छी डिश है। सिद्धार्थ के दोस्तों में से एक ने कहा। फिर उनकी नजर छोटी आंखों वाले आदमी की टेबल पर रखे राजमा चावल पर पड़ी। राजमा चावल की शानदार खुशबू ने उन्हें काफी अच्छा फील करा दिया था। वो दूर से ही चावल पर डले हुए राजमा को देख सकते थे और उसके ऊपर की शानदार ग्रेवी भी उन्हें साफ साफ दिख रही थी। उन्होंने छोटी आंख वाले आदमी को अपना राजमा चावल खाते हुए देखा, जो बहुत ही खुश होकर अपने राजमा चावल चबा रहा था और धीरे धीरे स्वैलो कर रहा था। ये सब देखकर उन सभी के मुंह में भी पानी आ चुका था। ये क्या है? मैं भी खाना चाहता हूं। उन सभी दोस्तों ने अपने चेहरे सिद्धार्थ की तरफ घुमाए और उसके जवाब का वेट करने लगे। एक फूडी के लिए किसी दूसरे को डिलीशियस फूड एंजॉय करते हुए देखना बहुत टफ होता है, क्योंकि एक फूडी हर फूड खुद भी एंजॉय करना चाहते हैं, सिर्फ दूसरे ही उसका मजा क्यों ले। वैसे भी मोस्टली सभी फूडीज के पास काफी पैसे होते हैं, तो वो जब चाहें तब अपनी पसंद का फूड एंजॉय कर सकते हैं। यही तो राजमा चावल है। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना, ये वही डिश है जिससे हमारा वेट लॉस हो सकता है। मैंने जब ये खाए थे तो मेरी पूरी बॉडी फैट एकदम एकदम शेक करने लगी। अब तुम लोग भी इसका मजा चखने को तैयार हो जाओ। सिद्धार्थ ने काम होकर कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन बहुत खुश था। उसे उसके दोस्तों के शॉक्ड चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। ओनर, मैं 3 प्लेट राजमा चावल खाना चाहूंगा। मैं भी। सेम यार। जैसे ही सिद्धार्थ ने उन्हें बताया, उन सभी ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया। वो भी सिद्धार्थ जितना ही खा सकते थे, इसलिए उन्होंने भी 3-3 प्लेट राजमा चावल ऑर्डर किए। ये सभी लोग हमेशा एक साथ ही खाने जाते थे और किसी के पास भी पैसों की कोई कमी न होने के कारण हमेशा पेट भरकर खाते थे। सभी की डाइट ऑलमोस्ट सेम थी। ठीक है, आप बस थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, मैं भी आपका ऑर्डर लेकर आता हूं। प्रेम ने एक कस्टमर के सामने शाही कबाब रखते हुए कहा। फिर वो किचन की तरफ चला गया। आज प्रेम इस दुनिया का सबसे बिजी इंसान हो चुका था। उसे इतनी ज्यादा क्वांटिटी में एक बार में ऑर्डर सर्व करने थे। 6 लोगों ने 3-3 प्लेट राजमा चावल ऑर्डर किए थे। इसका मतलब उसे एक बार में 18 प्लेट सर्व करनी थी। प्रेम को यह सब पहले से ही पता था, इसलिए उसने राजमा चावल बल्क में रेडी करके रखे थे। बस उसे बार बार गर्म करने की जरूरत थी। वो कलरफुल डिश कौन सी है? वो भी एकदम कमाल की दिख रही है। लाल कपड़े वाले मोटे ने शाही कबाब को देखते हुए क्यूरियस होकर पूछा। रेनबो शाही कबाब, ये वाकई में कमाल के हैं। मेरे पापा की इस डिश का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक बार खाओगे ना तो लाइफ टाइम याद रखोगे। श्रेया ने काउंटर के पास खड़े होकर कहा। उसे मोटो की सेना देखने में बहुत मजा आ रहा था। उन सभी ने आवाज की डायरेक्शन में देखा तो उन सभी की आंखें अपने हाथ में अजीब से रंग की बिल्ली पकड़े हुए एक छोटी सी सुंदर लड़की को देखकर चमक उठी। उन सभी ने सोचा, कितनी क्यूट आदि बॉनी है, और ये तो प्योर ब्लड बोनो से भी ज्यादा अडोरेबल है। यही ओनर की बेटी है। मैंने तुम लोगों को इसी से बचकर रहने के लिए कहा था। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना और संभल कर रहना। सिद्धार्थ ने वार्न करते हुए अपनी आवाज दबाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखा। आज सुबह सिद्धार्थ ने अपनी आंखों से रिया को एक लावा डीमन को हराते देखा था। एक लावा डीमन जिससे सभी डरते हैं। उसने रिया के सामने बच्चों जैसे गिड़गिड़ाकर खुद को छोड़ने की भीख मांगी थी। रिया की फायरबॉल बहुत भयानक थी।
रिया भले ही काफी क्यूट दिखती थी, लेकिन वो काफी खतरनाक भी थी। ये तो क्यूट है, और तुमने जैसा भयानक इसे बताया था, ये वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। नीले कपड़ों वाले मोटे ने हाथ हिलाते हुए कहा। डीमंस और दानव शायद इसकी क्यूटनेस से हार गए होंगे। इसकी क्यूटनेस देखकर तो कोई भी पिघल सकता है। कितनी प्यारी लग रही है ये। इसको देखना तो सीरियसली आंखों के लिए ट्रीट है। उसने सोचा रिया बिल्कुल हार्मलेस है और इस बात पर बिलीव करने से मना कर दिया कि वो बहुत पावरफुल है। लाल कपड़े वाले मोटे ने भी एग्री करते हुए सिर हिलाया। एग्जैक्टली, मैंने भी इतनी अडोरेबल लड़की कभी नहीं देखी। यह वाकई में बहुत क्यूट और बहुत बहुत ही प्यारी बच्ची है। तुम इसे भयानक बता रहे थे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसा कहते हुए तुम्हारी जीभ जरा भी नहीं कांपी। ये तो क्यूट लिटिल प्रिंसेस जैसी लग रही है। भाई लोग, तुम्हारा जो मन करे वो कहो, सिद्धार्थ ने अपना माथा पीटते हुए कहा और सोचने लगा, इनको ये बिलीव कराना कि रिया भयानक है शायद मेरे बस की बात नहीं। ये लड़की तो किसी के भी सिर में दर्द करवा सकती है। प्यारी बेटी, मैं एक प्लेट ये रेनबो शाही कबाब खाना चाहता हूं। नीले कपड़े वाले मोटे ने रिया से स्माइल करते हुए कहा। गजाधर कुमार इन सभी दोस्तों में सबसे बड़ा था। उसकी फैमिली हथियार बनाने की दुकानें चलाती थी और उसमें से 2 दुकानें गजाधर के नाम थी, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं करना पड़ता था, इसलिए वो सिद्धार्थ और बाकी लोगों के साथ घूमने निकल जाता था। इसमें और बाकी लोगों में डिफरेंस बस यही था कि गजाधर शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे और सबसे बड़ा बच्चा 5 साल का था। गजाधर हमेशा से एक बेटी चाहता था, लेकिन उसके तीनों बच्चे लड़के ही थे और चौथा बच्चा ऑलरेडी उसकी पत्नी के पेट में था। उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर इस बार भी लड़की नहीं हुई तो वो आगे और दर्द नहीं सहेगी और एक बेटी को गोद ले लेगी, लेकिन गजाधर बेटी अडॉप्ट नहीं करना चाहता था। गुस्सा होकर उसकी बीवी ने एक दिन हाथ में कैंची लेकर उसे धमकी दी थी कि अगर वो बेटी गोद नहीं लेगा तो वो गजाधर का धड़ काट कर डस्टबिन में डाल देगी। अगर गजाधर की आंखें तेज ना होती तो उस दिन उसकी पत्नी उसे कैंची से कतर देती। गजाधर ने टाइम रहते ही अपनी पत्नी के हाथ से कैंची ले ली और मामला वही सॉर्ट कर दिया। गजाधर छोटी बच्चियों को बहुत पसंद करता था। उसे प्रेम से काफी जेलसी हुई क्योंकि उसके पास रिया जैसी बेटी थी। उसने सोचा, कितनी सुंदर बच्ची है, ओनर वाकई में बहुत खुश रहता होगा। न जाने सिद्धार्थ इसके बारे में इतना सब कुछ क्यों कह रहा था। ये तो कहीं से भी भयानक नहीं लगती। रिया ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर वो मुड़ी और चिल्लाई, पापा, नीले मोटे वाले अंकल को 1 प्लेट शाही कबाब चाहिए। सिद्धार्थ और बाकी दोस्त जोर से हंसने लगे। वो सभी एक जैसे दिखते थे, लेकिन फिर भी गजाधर का निकनेम सुनकर उन्हें बहुत हंसी आई थी। सभी गजाधर की खिल्ली उड़ाने लगे। गजाधर थोड़ी देर को फ्रीज हो गया और उसके फेशियल एक्सप्रेशन अब थोड़े अजीब हो चुके थे। उसने सोचा, क्या इसने मुझे अभी नीला मोटा बुलाया? लेकिन रिया का सिंसियर और क्यूट फेस देखकर उसे गुस्सा नहीं आया और उसे भी हंसी आने लगी। वो भी अपना निकनेम सुनकर धीरे धीरे हंसने लगा। पीले मोटे, हरे मोटे, लाल मोटे, काले मोटे और गुलाबी मोटे, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? रिया ने सभी को बहुत जोर जोर से हंसते देखकर पूछा। सडनली उनकी हंसी रुक गई। तभी उन्होंने एक दूसरे के कपड़े देखे। सभी ने अलग अलग कलर के कपड़े पहने थे और सभी मोटे थे, इसलिए रिया ने उनके निकनेम उनके कपड़ों के कलर और उनकी साइज को मिलाकर रखे थे। सभी ने अपने अपने अजीब से निकनेम सुने और एकदम से चुप हो गए। सभी के दिमाग में एक ही ख्याल चलने लगा, ये लड़की इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी दिखती है। जुबान भयंकर कड़वी है छोरी की और बिल्कुल कैंची की जैसी चलती है। उन्हें अब रिया इरिटेटिंग और क्यूट दोनों लगी। लाल मोटे। सिद्धार्थ अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने अपने सामने बैठे लाल कपड़ों वाले अपने दोस्त का मजाक उड़ाया। अबे चुप करो बे गुलाबी मोटे। लाल कपड़ा वाला अब थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था, लेकिन वो भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। क्यों भाई, हम क्यों हंस रहे हैं? हमें देखकर तो सभी लोग हंसते हैं और आज हम भी एक दूसरे के ऊपर हंसना चाहते हैं। भाई, एक टाइम था जब कोई हम पर हंसता था तो हम बिल्कुल दुनिया पलट देते थे, और एक आज का दिन है जब हम ही हमारे दुश्मन बने जा रहे हैं। पीले कपड़े वाले ने कंफ्यूज होकर कहा। वो अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था।
शायद हम लोग इतने क्यूट नहीं हैं, इसलिए सभी हमें देखकर हंसते हैं। काले कपड़े वाले ने गहरी सांस लेकर कहा। राजमा चावल एक ऐसी डिश थी जो गरम गरम सर्व करने पर ही सबसे अच्छी लगती थी। ऐसे में इसके मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता था। अगर कोई कस्टमर एक बार में भी बहुत ज्यादा प्लेट राजमा चावल ऑर्डर करता तो भी प्रेम एक बार में सब कुछ सर्व नहीं करता था, वो थोड़ा थोड़ा करके ही लाता था। जैसे सिद्धार्थ ने 3 प्लेट राजमा चावल ऑर्डर किए थे, लेकिन प्रेम उसके लिए बस 2 प्लेट ही लेकर आया, क्योंकि 3rd प्लेट का नंबर आते आते राजमा चावल ठंडे हो जाते और प्रेम अपनी डिशेस को लेकर किसी भी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। उसका रेस्टोरेंट बस उसके डिशेस के टेस्ट के कारण ही जाना जाता था और अभी उसे और भी पॉपुलर होना था। अगर प्रेम किसी को ठंडा फूड सर्व कर दे या बल्क में सर्व करने के कारण किसी कस्टमर का फूड ठंडा हो जाए तो इससे रेस्टोरेंट का इंप्रेशन खराब हो सकता है। इसलिए प्रेम ने इसके लिए एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी डेवलप की थी। आप सबके राजमा चावल प्लीज एंजॉय कीजिए, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और फिर वो किचन में वापस चला गया। भाई वाह, क्या शानदार खुशबू है, लाल कपड़े वाले मोटे दोस्त ने कहा। उसकी नजरें राजमा चावल से हटने को तैयार नहीं थी और वो लंबी लंबी सांसें लेकर उन्हें स्मेल कर रहा था। सिद्धार्थ, मुझे भी एक बाइट खाने दो यार, ये कितने कमाल के दिख रहे हैं। अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा, तुम अपनी प्लेट में से मुझे खिला दो। उसने सिद्धार्थ से बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ कहा। हाँ, हमारी तरफ भी पास करो। काले कपड़े वाले दोस्त ने आगे झुकते हुए कहा। राजमा चावल के मसालों की खुशबू स्मेल करके किसी को भी भूख लग सकती थी। सिद्धार्थ ने बिना 1 सेकंड लगाए ना में अपना सर हिला दिया। वो हमेशा हर टाइप का फूड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देता था, लेकिन राजमा चावल के केस में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। राजमा चावल को शेयर करने के अलावा उससे कोई कुछ भी मांग ले तो वो हंसते हंसते दे देता। वैसे इस सिचुएशन के हिसाब से सिद्धार्थ पर एक फिल्मी डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है, और वो ये कि आप हमसे हमारी जान मांग लेते, हम हंसते हंसते दे देते। आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही मांग लिया। सिद्धार्थ को वैसे भी आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला था। वो आज सुबह काफी लेट उठा था और जब तक वो प्रेम के रेस्टोरेंट में आया तब तक राजमा चावल आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। इसलिए उसे राजमा चावल खाने के लिए लंच तक का वेट करना पड़ा और उसे अब तक काफी भूख लग चुकी थी। प्रेम के शाही कबाब भी बहुत अच्छे थे, लेकिन सिद्धार्थ राजमा चावल खाकर ज्यादा अच्छा फील करता था। अरे थोड़ा पेशेंस रखो तुम लोग यार, और मुझे अपना राजमा चावल खाने दो ना। जब तुम्हारे राजमा चावल आएंगे तो तुम उन्हें एंजॉय करना, अभी मुझे मत डिस्टर्ब करो। सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों से कहा, क्योंकि वो सभी उसे घूर रहे थे। अबे क्या ये वाकई में इतने अच्छे हैं? उसके दोस्तों ने सोचा। सिद्धार्थ अपने दोस्तों पर जान छिड़कता था। वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा हर चीज शेयर करता था, बस आज वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो अपने राजमा चावल से एक बाइट देने को भी तैयार नहीं था। सिद्धार्थ के अबनॉर्मल बिहेवियर को देखकर उसके दोस्तों का डिश के लिए दीवानापन और भी बढ़ चुका था। सिद्धार्थ ने पूरी चम्मच भरकर राजमा चावल खाए। उसकी आंखें बंद हो गई और वो राजमा चावल में बिल्कुल खो गया। सारा टेस्ट उसके मुंह में घुल रहा था और इस प्लेजर के कारण उसके चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। उसके दोस्त राजमा चावल से अपनी आंखें भी डाइवर्ट नहीं कर पा रहे थे। सिद्धार्थ जैसे जैसे अपने राजमा चावल खाता जा रहा था, वैसे वैसे उसके दोस्तों के मुंह में पानी आ रहा था। उनकी जीभ राजमा चावल खाने के लिए लपलपा रही थी। उनसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। कोई भी फूडी किसी दूसरे इंसान को अकेले फूड एंजॉय करते नहीं देख सकता, और सिद्धार्थ के सारे दोस्त बहुत बड़े फूडी थे। सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया हो, क्योंकि उसका बॉडी फैट तेज ब्लड फ्लो के कारण शेक हो रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी, लेकिन वो वाकई में इस फीलिंग को एंजॉय कर रहा था। उसने एक और बाइट ली और फिर उसकी बॉडी और भी ज्यादा शेक करने लगी। ओह, सो राजमा चावल में ऐसे वेट लॉस होता है? उसके दोस्तों ने सिद्धार्थ को देखकर सोचा। उन्होंने सिद्धार्थ का भरोसा नहीं किया था जब उसने कहा था कि राजमा चावल से वेट लॉस होता है, लेकिन अब उन्होंने सब अपनी आंखों से देख लिया था। सिद्धार्थ की बॉडी बहुत तेजी के साथ शेक कर रही थी
और उसका फैट काफी जल्दी जल्दी बर्न हो रहा था, जिसके कारण उसे काफी पसीना आ रहा था। लोग अक्सर इन चीजों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते, खासकर कम बुद्धिमान लोग या बहुत बुद्धिमान लोग। वो जब तक खुद आग से नहीं जलते तब तक उन्हें भरोसा नहीं होता कि आग से इंसान जल सकता है। इंसान हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीख पाता, जबकि उसे खुद के एक्सपीरियंस से सीखने के लिए उसकी उम्र हमेशा कम पड़ जाती है। हमें हमेशा दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लेना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होती है। बाकी कस्टमर्स ने भी सिद्धार्थ को इस अनयूजुअल स्टेट में देखा। बहुत चौंक कर उन्होंने अपनी प्लेट में रखे राजमा चावल को देखा और उसके बाद सिद्धार्थ की प्लेट को देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी अलग नहीं समझ आया। सभी कस्टमर सोच रहे थे कि सिद्धार्थ को कुछ अलग टाइप के राजमा चावल मिले हैं, इसलिए उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन सभी कस्टमर्स का ब्लड भी बहुत तेजी के साथ फ्लो कर रहा था, लेकिन वो लोग सिद्धार्थ के जैसे नहीं रिएक्ट कर रहे थे। सिद्धार्थ वाकई में थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा था। सिद्धार्थ के दोस्तों ने उसे एक प्लेट राजमा चावल खत्म करते हुए देखा। इतनी देर में उनकी जीभ बहुत बार लपलप आ चुकी थी। फाइनली प्रेम अपने हाथ में 5 प्लेट राजमा चावल लेकर आया और एक एक प्लेट सिद्धार्थ के सभी दोस्तों के सामने रख दी। वो सभी यहां एक साथ आए थे और सभी काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि किसे पहले फूड सर्व किया और किसे बाद में। प्रेम ने एक एक करके सभी को उनका फूड सर्व कर दिया था। इस बात से वो सभी बहुत खुश थे। अब वो भी राजमा चावल से होने वाले असर को एक्सपीरियंस करने वाले थे और अब उन्हें भी राजमा चावल का अमेजिंग इफेक्ट अपने अंदर फील करने का चांस मिलने वाला था। अगली टकलिंग ध्यान से देखना, तुम ये सीन मिस नहीं करना चाहोगी। अब काफी मजा आने वाला है। जैसे ही सारे मोटे कस्टमर्स अपने राजमा चावल खाएंगे, वैसे ही तुम मजा देखना। तुमने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी होगी। रिया ने अपनी आंखें वाइड करते हुए बिल्ली को थोड़ा ऊपर उठा लिया। प्रेम भी काउंटर तक गया और पीछे मुड़कर सोचने लगा, 6 मोटे लोग एक साथ राजमा चावल खा रहे हैं, ये चीज रोज रोज देखने को यहां थोड़ी मिलेगी। थोड़ी देर खड़े होकर मैं भी इनकी बॉडी का रिस्पॉन्स देखता हूं, फिर बाकी ऑर्डर्स तैयार करूंगा। उन सभी दोस्तों ने अपने राजमा चावल को बहुत ध्यान से देखा और उसके इंग्रेडिएंट समझने की कोशिश करने लगे। वो हमेशा अपनी तारीफें किया करते थे कि उन्होंने इस गांव का हर फूड आइटम ट्राई किया है, लेकिन वो आज पहली बार ऐसी किसी डिश को देख रहे थे जिसका उन्होंने आज तक नाम भी नहीं सुना था। इसकी खुशबू बहुत शानदार थी और इससे किसी को भी भूख लग सकती थी। जब उन्होंने सिद्धार्थ को अपने राजमा चावल स्वैलो करते हुए देखा तो उन लोगों ने भी तुरंत राजमा चावल की एक बाइट ली। सिद्धार्थ ने अपने सभी दोस्तों की तरफ स्माइल करते हुए सोचा, इन्हें राजमा चावल का टेस्ट बहुत पसंद आएगा। फिर सिद्धार्थ ने अपना सेकंड प्लेट राजमा चावल खाना शुरू किया। उन सभी के मुंह से ये साउंड एक साथ निकला। उनकी आवाज ज्यादा तेज तो नहीं थी, लेकिन वो सभी एक साथ ही बोले, जिससे सभी कस्टमर्स सरप्राइज होकर उनकी तरफ देखने लगे। जिन लोगों ने भी राजमा चावल पहले ट्राई किए थे वो जानते थे कि ये आवाज उनकी बॉडी का ही एक रिएक्शन है। ये फीलिंग बहुत जेन्युइन थी और इतनी अच्छी थी कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर बाहर आ जाती थी। ये लोग भी इसे अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाए और इनके मुंह से भी ऐसा ही साउंड पहली बाइट के साथ निकला। सिद्धार्थ के दोस्तों के एंजॉयमेंट ने थोड़ी देर बाद ही कस्टमर्स को चौंका दिया। उन्होंने देखा कि 6 मोटे लोग एक साथ कांपने लगे। उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स वेव्स के जैसे शेक कर रहे थे। बस बैठे बैठे ही उनकी बॉडी में लहरें बन रही थी। बाकी कस्टमर्स जोर से हंसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सिद्धार्थ के दोस्तों की बॉडी शेक होते देख रहे थे, लेकिन किसी तरह अपनी हंसी को रोके हुए थे। छोटी आंखों वाले आदमी का चेहरा हंसी रोके रहने के कारण लाल हो चुका था। अगर उसे कोई देख न रहा होता तो वो लोट पोट कर हंसता। ये कितना मजेदार है। रिया ने खुश होकर ताली बजाई। उसने आज के पहले कभी किसी का ऐसा रिएक्शन नहीं देखा था। ये सभी मोटे लोग अपने फैट को कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे और उनकी बॉडी बहुत तेजी के साथ शेक कर रही थी। अगली डकलिंग ने अपने पंजों से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने उसे डरा दिया था। प्रेम अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था, इसलिए वो किचन में चला गया और सोचने लगा, ये तो वाकई बहुत अलग था। ऑब्वियसली राजमा चावल ज्यादा मोटे लोगों पर अच्छा काम कर रहा है।
ये कुछ लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है और वो लोग ऐसा सुनकर मेरे रेस्टोरेंट में जरूर आएंगे। राजमा चावल वाकई मेरे रेस्टोरेंट को काफी पॉपुलर बना सकता है। इसकी प्राइस भी शाही कबाब के कंपैरिजन में काफी कम है और इसकी प्रिपरेशन भी एक बार में हो जाती है। एकदम टेंशन फ्री काम। मैं इससे काफी प्रॉफिट कमा सकता हूँ। सिद्धार्थ और उसके दोस्त पूरी तरह से अपने राजमा चावल के डिलीशियस टेस्ट में खो चुके थे और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उन्होंने आज एक ऐसी डिश खाई थी जिससे उनका फैट बर्न हो रहा था। गजाधर ने अपनी चम्मच नीचे रख दी और वो बहुत सेटिस्फाइड दिख रहा था। ये तो बहुत डिलीशियस है और इससे मेरा वेट लॉस भी हो सकता है। शायद बस भगवान ही ऐसी मैजिकल डिश बना सकते हो और कोई नहीं। सिद्धार्थ ने गजाधर की बात पर एग्री करते हुए कहा, प्रेम वाकई में एक जीनियस है। मुझे नहीं पता कि इतनी शानदार डिश कैसे बनाई उसने और इसके लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हाँ, जो भी हो, उसने बहुत ही मैजिकल डिश बनाई है। 2 प्लेट राजमा चावल खाने के बाद भी सिद्धार्थ का पेट पूरी तरह नहीं भरा था, लेकिन अब 1 प्लेट और खाने से शायद उसका पेट भर जाए। इन राजमा चावल से वेट लॉस हो सकता है। बाकी कस्टमर्स ने जैसे ही ये बात सुनी, उनके चेहरे चमक उठे। उन सभी के 1 या 2 दोस्त ऐसे जरूर थे जो बहुत मोटे थे और खाने के शौकीन भी थे। उन्हें लगा कि अगर ये बात सही है तो वो भी नेक्स्ट टाइम अपने मोटे दोस्तों को यहां लेकर आएंगे। प्रेम ने जब सभी की बातों को सुना तो उसने स्माइल करते हुए नाम में सिर हिलाया। ऑफ कोर्स प्रेम कोई जीनियस नहीं था। जीनियस लोगों को 100 दिनों तक लगातार बिना सोए और बिना आराम करे राजमा चावल बनाना नहीं सीखना पड़ता। जीनियस लोगों में ये स्किल या तो बाय बर्थ होते हैं या उन्हें कोई भी चीज सीखने में कभी भी इतना टाइम नहीं लगता। प्रेम सिस्टम और उसकी लगन के बिना कभी ऐसा नहीं कर पाता। इसलिए प्रेम खुद को बिल्कुल भी जीनियस नहीं मानता था। अगर सिस्टम ने उसे टेस्ट फील्ड प्रोवाइड नहीं की होती तो प्रेम अपनी पूरी लाइफ में इतनी अच्छी डिशेस बनाना नहीं सीख पाता। टेस्ट फील्ड के कारण वो रातों रात डिशेस बनाना सीख लेता था और सीखने के दौरान उसे अनलिमिटेड सप्लाई भी मिलती थी। प्रेम इतनी गलतियां करता था कि अगर वो रियल वर्ल्ड में ऐसा करता तो उसका रेस्टोरेंट बस उसके सीखते सीखते ही बिक जाता। एक डिश को सीखने के लिए प्रेम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वेस्ट करता था। हालांकि उन सभी के कॉम्प्लीमेंट सुनकर प्रेम को काफी अच्छा लगा। इस तरह सभी की नजरों में अच्छी इमेज बनना और इस तरह पहचान बन जाना वाकई कमाल की फीलिंग होती है। जबकि प्रेम अपनी पिछली लाइफ में बिना किसी को जाने पहचाने उसकी तारीफ या बुराई कर देता था। प्रेम को कभी कभी रेस्टोरेंट का फूड अच्छा भी लग जाता था, फिर भी वो अपनी मैगजीन में उसके बारे में बुरा ही लिखता था। उसे किसी के स्ट्रगल और किसी के हार्ड वर्क की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, लेकिन अब खुद के हार्ड वर्क और स्ट्रगल की तारीफ सुनकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये राजमा चावल तो वाकई में कमाल के हैं। क्या रेनबो शाही कबाब के अलावा भी मेन्यू में कोई डिश है? गजाधर ने मेन्यू उठाया। वो अपने दूसरे प्लेट राजमा चावल आने का वेट कर रहा था। उसने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ मेन्यू को ओपन किया। जैसे ही उसने मेन्यू में बस 2 डिशेस देखी, वो थोड़ी देर को चौंक गया। दोनों डिशेस के प्राइस देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शाही कबाब 600 कॉपर के सिक्के और राजमा चावल 300 कॉपर के सिक्के। ये तो काफी महंगी डिशेस हैं। सिद्धार्थ ने स्माइल करके कहा, अगर हम किसी दूसरे रेस्टोरेंट में होते तो 10 सोने के सिक्के देने के बाद भी हमें ऐसी डिश नहीं मिलती। जरा राजमा चावल का टेस्ट तो देखो। तुमने इतनी डिलीशियस डिश पहले कभी खाई है? साथ ही साथ इससे हमारा वेट भी तो कम हो रहा है ना। इससे अच्छा ऑफर और इससे अच्छी प्राइस कहीं नहीं मिलने वाली तुमको। लाल कपड़े वाले दोस्त ने सिर हिलाया। हाँ, अगर इनकी प्राइस 30 सोने के सिक्के भी होती ना तो भी मैं आज 2 प्लेट राजमा चावल तो जरूर खाता। प्रेम के राजमा चावल वाकई कमाल के हैं और इनकी प्राइस पूरी तरह से वर्दी है। ऐसी डिश का प्राइस इतना हाई होना बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। उसने अपनी प्लेट नीचे रखते हुए कहा, और तुम्हें तो कभी पैसों की कोई परवाह नहीं रही। ये राजमा चावल तो इतने शानदार है और तुम इसकी प्राइस की चिंता कर रहे हो। तुम तो ऐसे बिल्कुल ना थे। अचानक से तुम्हें पैसों की चिंता क्यों होने लगी? काले कपड़े वाले दोस्त ने सरप्राइज होकर कहा। गजाधर के बाकी दोस्त उसे बहुत कंफ्यूज होकर देख रहे थे और उन्होंने सोचा, 300 कॉपर के सिक्के तो वाकई में वर्दी प्राइस है। ये राजमा चावल कितने डिलीशियस, और इनसे तो वेट लॉस करने में भी हेल्प मिल रही है ना। फिर भी गजाधर इनके प्राइस के बारे में ऐसा कह रहा है, जबकि गजाधर की तो खुद की 2 हथियार बनाने की दुकान है।
वो तो आराम से एक दिन में 200 सोने के सिक्के कमा लेता है, और नॉर्मली तो ये हम सभी के बिल भी पे करता रहता है। आज इसे अचानक क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, ये डिश वाकई वर्दी है, लेकिन गजाधर ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा। उसने थोड़ा शर्मिंदा होकर आगे एक्सप्लेन किया। वो क्या है ना कि मेरी पत्नी आजकल मुझ पर बहुत शक करने लगी है। उसे लगता है कि मेरा चक्कर किसी दूसरी औरत के साथ चल रहा है, और आजकल वो मुझे दिन के खर्च के लिए बस 3 ही सोने के सिक्के देती है। मैंने ऐसी बात इसलिए कही क्योंकि मैं आज बस 1 प्लेट राजमा चावल ही खा सकता हूं, मेरे पास बस इतने पैसे हैं। तुम हमेशा अपनी पत्नी पर शक करते थे, और अब वो तुमसे इसी बात का बदला ले रही है। काले कपड़े वाले दोस्त ने स्माइल करके कहा। अरे लेकिन मैं बहुत क्यूरियस हूं, क्या वाकई में तुम्हारा किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है? सिद्धार्थ ने गजाधर को चिढ़ाते हुए पूछा। ये तो पूछने की जरूरत भी नहीं है, गजाधर तो बिल्कुल जोरू का गुलाम है, उसकी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो दूसरी औरत की तरफ देख भी सके। दूसरी औरत से चक्कर चलाना तो दूर की बात है। लाल कपड़े वाले ने अपना चेहरा घुमाते हुए ऐसे कहा जैसे उसको सब कुछ पता हो। हरे कपड़े वाले दोस्त ने खुश होकर सिर हिलाया। मैं बहुत जीनियस हूं, मैंने अपने पापा के लाए रिश्ते को मना कर दिया है। जान छूटी भैया, वरना गजाधर के जैसे घर में अपनी पत्नी के इशारों पर नाच रहा होता मैं भी। मेरा तो फिलहाल शादी के चक्कर में पड़ने का कोई प्लान ही नहीं है। शादी आधी बर्बादी। ये ऐसा लड्डू है भैया, जो खाए वो पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। तुम्हें तो मुझसे जेलसी होती है ना कि मेरे पास पत्नी है, मुझे उससे 3 बेटे हुए हैं और वो फिर से प्रेग्नेंट है। तुम क्या जानो कि पत्नी का होना कितनी अच्छी बात होती है। आपको पूरी लाइफ प्यार करने के लिए एक इंसान मिल जाता है, वो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। आपका हर दर्द उसे भी फील होता है। पति और पत्नी से खूबसूरत रिश्ता और कोई भी नहीं। बस पति और पत्नी ही हमेशा साथ में जीने और मरने की कस्में खाते हैं। गजाधर ने स्माइल करते हुए कहा। उसकी आवाज में लव और प्राइड दोनों साफ साफ नजर आ रहे थे। फिर तो शायद इस बार भी लड़का ही होगा, और तुम्हें तो लड़की चाहिए ना? सिद्धार्थ ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। सिद्धार्थ एक कड़वा सच गजाधर के सामने लाना चाहता था। चुप रहो, अगर ये भी लड़का हुआ तो मैं अपने 4 लड़कों से कहकर तुम्हारी होने वाली बेटियों को उठवा लूंगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि दुख क्या होता है। गजाधर ने थोड़ा गुस्से में सिद्धार्थ से कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, चलो तुम जीते, लड़की होगी, वाकई में लड़की होगी। और सुनो, अपने बेटों को मेरे फ्यूचर में होने वाली बेटियों से दूर ही रखना। सिद्धार्थ ने हाथ हिलाते हुए गजाधर से कहा। फिर मेरे साथ थोड़ा सिंसियर होकर बात किया करो। एक काम करो, मुझे 10 सोने के सिक्के उधार दो। गजाधर ने हाथ आगे करते हुए कहा। अरे तुम पेट भर के खाओ ना, मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगा। हम भाई हैं, और भाइयों में उधारी जैसी कोई बात नहीं होती। जैसे मैंने खाया वैसे तुमने खाया, अब इसमें पैसे उधार लेने की बात कहां से आ गई? मेरी तरफ से ट्रीट समझो। सिद्धार्थ ने हाथ पीछे करते हुए कहा। उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं कुछ फूड पैक कराकर अपनी बीवी के लिए भी ले जाना चाहता हूं। आजकल उसे ठीक से भूख नहीं लगती। आज मुझे उसके साथ घर पर ही रुकना था। तुमने कहा था कि यहां कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, इसलिए मैं चला आया ताकि अपनी पत्नी के लिए भी कुछ ले जा सकूं। मैं तुम्हें उसके लिए नहीं पे करने दे सकता। गजाधर ने अपना हाथ सिद्धार्थ के सामने रखकर थोड़ी एम्बैरेसिंग स्माइल करते हुए कहा। अबे तुम वाकई में बड़े अजीब इंसान हो गजाधर। तुम्हारी पत्नी तुम पर अपना हुक्म चलाती है, फिर भी तुम उसके लिए खाना खरीद रहे हो। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से प्लैटिनम के सिक्के निकाले और अपने दोस्त के हाथ में रख दिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जब वो पहले बच्चे को जन्म दे रही थी तब उसकी जान जाते जाते बची थी। गजाधर ने सिक्के लेते हुए कहा। मैंने अगला बच्चा पैदा करने से मना कर दिया था, लेकिन उसे पता था कि मुझे एक बेटी चाहिए, तो हमें एक बच्चा फिर हुआ, फिर एक और हुआ, और अब ऑलरेडी उसके पेट में हमारा 4था बच्चा है। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे उसकी जैसी पत्नी मिली। अगर मेरा चक्कर किसी दूसरी औरत से चले तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद ऐसी गिरी हुई हरकत करने पर मैं यही डिजर्व करूंगा। गजाधर ने स्माइल करके कहा। जब उसने अपनी बात खत्म की तब उसके दोस्त थोड़ी देर को बिल्कुल चुप रहे। वो लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे और नेचुरली उन्हें इस सब के बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था
जबकि वो गजाधर पर जोरू का गुलाम होने के कारण हंसते थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें तो उसकी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, वेल, अगर तुम अपनी पत्नी के लिए कुछ लेकर जाना चाहते हो तो राजमा चावल सही चॉइस नहीं रहेगी। अगर वो इन्हें खाएगी तो शायद बच्चा आज ही बाहर आ जाए और ये बहुत बुरा होगा। तुम एक काम करो, शाही कबाब खरीदो। वो बहुत अच्छे हैं और उससे बॉडी नरिश होती है। शायद ये उसके बच्चे के लिए भी काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, फिर मैं उसके लिए शाही कबाब भी खरीदूंगा। ये वही चीज है ना जिसे ये छोटी लड़की रेनबो शाही कबाब कह रही थी। गजाधर ने रिया को काउंटर के पास बैठे हुए देखकर पूछा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम ये बाहर ले जा सकते हो या नहीं। सिद्धार्थ ने थोड़ा हेजिटेट होकर कहा और सोचने लगा। राजमा चावल तो आसानी से डिब्बे में रखे जा सकते हैं, लेकिन शाही कबाब को बॉक्स में रखने से उनका शेप बिगड़ सकता है आई थिंक, और ऐसी अजीब दिखने वाली डिश को लेकर जाना थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है। ओनर, क्या मैं एक प्लेट शाही कबाब लेकर बाहर जा सकता हूं? गजाधर ने प्रेम से पूछा। बाहर ले जाना है? प्रेम ने राजमा चावल को टेबल पर रखते हुए सरप्राइज होकर पूछा। कुछ कस्टमर्स जो बहुत जल्दी में थे, उन्होंने रोड पर चलते चलते ही अपने राजमा चावल खाए थे, लेकिन अभी तक किसी ने भी शाही कबाब बाहर ले जाकर नहीं खाए थे। शायद प्रेम को सिस्टम से शाही कबाब पैक करने के लिए अलग से बॉक्सेस खरीदने पड़ जाएं, क्योंकि शाही कबाब की क्वांटिटी और राजमा चावल की क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है, इसलिए दोनों को एक ही डिब्बे में पैक नहीं किया जा सकता। गजाधर ने सिंसियरली सिर हिलाया। मेरी पत्नी 6 महीने से प्रेग्नेंट है और आजकल उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करता। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारे शाही कबाब काफी अच्छे हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं उसके लिए शाही कबाब ले जाऊं, शायद उसे ये पसंद आए। ऐसा कहते हुए गजाधर बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि प्रेम उसकी बात मानेगा या नहीं। यहां कुछ रेस्टोरेंट अपना फूड बाहर ले जाने के लिए नहीं देते थे, उनके यहां पार्सल की कोई फैसिलिटी नहीं थी। ये वाकई बहुत अच्छा पति है और अच्छा पति रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। प्रेम ने गजाधर को देखकर सोचा। प्रेम ने सिस्टम से अपने मन में पूछा, सिस्टम, क्या प्रेग्नेंट औरत शाही कबाब खा सकती है? शाही कबाब के सभी इंग्रेडिएंट्स पोल्यूशन फ्री है, इन्हें कोई भी खा सकता है। सिस्टम ने बहुत काम होकर जवाब दिया, फिर थोड़ी देर रुकने के बाद बोला, लेकिन राजमा चावल प्रेग्नेंट औरत के लिए ठीक नहीं होंगे। प्रेम ने एक राहत भरी सांस ली और कहा, ठीक है, तो मुझे कुछ बॉक्स बनाकर दे दो जिसमें शाही कबाब बाहर ले जाया जा सके। उन पर भी टिश्यू जैसा ही ट्रेडमार्क बना देना, और अगर तुम टिश्यू के स्टाइल से मैच करता हुआ कुछ बना पाए तो मजा आ जाएगा। ब्राउन बॉक्सेस अच्छे लगेंगे। ऐसे बॉक्सेस बनाना जिससे लोगों को पहली नजर में ये याद हो जाए। प्लीज मुझे थोड़ा सीरियसली लो, सिस्टम ने थोड़े गुस्से में कहा। टिश्यू पेपर की कॉस्ट 5 कॉपर के सिक्के थी ना, तो मैं तुम्हें बॉक्स के लिए 10 कॉपर के सिक्के दूंगा। प्रेम ने सिस्टम की शिकायत पर ध्यान दिए बिना कहा। सिस्टम थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, 20 कॉपर के सिक्के। फिर उसने आगे कहा, तुम एक प्लेट शाही कबाब बेचकर 300 कॉपर के सिक्के कमाते हो। अगर इसमें से बॉक्स के 20 कॉपर के सिक्के हटा लिए जाएं, तो भी तुम 280 कॉपर के सिक्के कमा लोगे। मैं एक टॉप डिजाइनर के जैसे इन बॉक्सेस को डिजाइन करूंगा और ट्रेडमार्क भी एक टॉप पेंटर के जैसा पेंट करूंगा। सारे मटेरियल्स एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे और ऑटोमेटिकली डिग्रेडेबल होंगे। बॉक्स को बहुत बार रीयूज किया जा सकेगा। तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, बस मैं तुमसे जो मांग रहा हूं वो मुझे दे दो। बाकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की चिंता तुम मत करो, वो मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही सर्व करता हूं। तुमने पहले भी मेरे प्रोडक्ट्स देखे हैं, इसलिए तुम सर्विस से बिल्कुल निश्चिंत रहो। 5 कॉपर के सिक्के? प्रेम ने हवा में तीर मारा। सिस्टम, मुझे पता है कि अगर मैं अपने कस्टमर्स को प्लेट ले जाने की परमिशन भी दे दूं ना, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो मेरी प्लेट धोकर मुझे वापस कर देंगे। मेरे कस्टमर्स को मेरी डिश की लालच है, इसलिए वो एडजस्ट करने को तैयार है। वो खुशी खुशी प्लेट में ही शाही कबाब ले जाएंगे और बाद में उसे वापस भी कर देंगे, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में जो एक बार आ गया वो खुद को दोबारा आने से रोक ही नहीं सकता। सो कायदे से मुझे तुम्हारे बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, और एक प्लेट शाही कबाब पर 300 कॉपर के सिक्कों का प्रॉफिट बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होता।
अब या तो मेरी डील मान लो या फिर इस बात को भूल जाओ। मुझे चाहिए नहीं तुम्हारे बॉक्सेस, मैं तो ऐसे भी काम चला सकता हूं। अब बाकी तुम देख लो, तुम्हें जैसा सही लगे। ठीक है, डील डन हुई। एक बॉक्स की प्राइस 10 कॉपर के सिक्के। सिस्टम ने बहुत जल्दबाजी में हेल्पलेस होकर कहा। शाही कबाब ले जाने वाले बॉक्सेस तैयार हो रहे हैं। कुछ बॉक्स अगले 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। ठीक है फिर। प्रेम सिस्टम के काम से काफी खुश था। उसने स्माइल करते हुए गजाधर से कहा, हाँ, आप शाही कबाब पैक करवा के ले जा सकते हैं, लेकिन पार्सल के लिए आपको 20 कॉपर के सिक्के एक्स्ट्रा देने होंगे। गजाधर ने थोड़ी देर सोचा। 20 कॉपर के सिक्के? ठीक है फिर, मैं 1 प्लेट शाही कबाब बाहर ले जाना चाहूंगा। मुझे अब बस शाही कबाब की पैकिंग का पैसा देना है। राजमा चावल तो 300 कॉपर के सिक्कों में ही पार्सल हो जाएंगे। उसने सिर हिलाकर कहा और सोचने लगा। नॉर्मली रेस्टोरेंट में फूड पैक कराने के कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी इस डिश पर 600 कॉपर के सिक्के खर्च कर दिए हैं, इसलिए 20 कॉपर के सिक्के देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर शाही कबाब भी राजमा चावल जितने टेस्टी होंगे और मेरी वाइफ को पसंद आएंगे तो फिर मुझे पैसों की कोई चिंता ही नहीं है। दूसरी तरफ 10 कॉपर के सिक्के में बॉक्स खरीदकर कस्टमर से पैकिंग के 20 सिक्के लेने के कारण सिस्टम प्रेम पर गुस्से से चिल्ला रहा था। प्रेम ने सिर हिलाकर गजाधर से कहा, ठीक है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। प्रेम किचन की तरफ जाने लगा और सिस्टम की बातों को इग्नोर करता रहा। प्रेम पैसे कमाने में बहुत माहिर होता जा रहा था। प्रेम ने कभी ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। प्रेम अपनी पिछली लाइफ में बहुत लेजी था, इसलिए वो कभी पैसे कमाने के बारे में सोच नहीं पाया। लेकिन इस दुनिया में उसके अंदर नए नए स्किल्स डेवलप होते जा रहे थे। अब वो बिजनेस हैंडल करना जान चुका था। प्राइस डिसाइड करने में भी उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब वो सिस्टम से खरीदी हर चीज से अपना प्रॉफिट निकालने लगा है। गजाधर और उसके दोस्त राजमा चावल की दूसरी प्लेट खा रहे थे। वो अपना टेस्टी फूड और अपने बॉडी फैट की मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे। बॉडी फैट का शेक होना देखने में अच्छा नहीं लगता था, इसलिए बहुत से कस्टमर्स ये देख के डर गए थे। सिद्धार्थ और उसके दोस्तों के चेहरे मोटे होने के कारण उनके चेहरों पर भी एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस साफ साफ देखी जा सकती थी। जो भी नए कस्टमर्स रेस्टोरेंट में आ रहे थे, उनके लिए इन मोटे लोगों के चेहरों की खुशी लाइव एडवर्टीजमेंट का काम कर रही थी और वो सोच में पड़ जाते थे कि ऐसा कौन सा फूड है जिसे खाकर ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। नए कस्टमर्स हाई प्राइस होने के बाद भी खुद को ऑर्डर करने से रोक नहीं पा रहे थे। बहुत से नए कस्टमर्स बस सिद्धार्थ और उसके दोस्तों के कारण ही यहां रुके थे। इस सब में प्रेम को हर तरीके से प्रॉफिट था। एक तो उसके कस्टमर्स उसकी सर्विंग एंजॉय कर रहे थे, दूसरा उसकी पब्लिसिटी इतने अच्छे तरीके से हो रही थी कि बिना बुलाए ही लोग अपने आप खींचे चले आ रहे थे। 5 मिनट बाद सिस्टम ने प्रेम को बताया कि बॉक्स तैयार हो गए हैं और अपनी जगह पर रखे जा चुके हैं। प्रेम शाही कबाब बना रहा था। वो पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक बड़ा सा लोहे का बॉक्स रखा हुआ है। उसके अंदर ब्राउन वुडन बॉक्सेस एक के ऊपर एक जमे हुए रखे हैं। जब कबाब बन गए तो प्रेम बॉक्सेस के पास गया और उसमें से एक बॉक्स उठा लिया। ये कार्डबोर्ड जितना ही मोटा था, लेकिन काफी मजबूत था। अंदर प्लास्टिक की एक लेयर भी चढ़ी हुई थी। ये डिब्बे बिल्कुल फ्रेश और क्लीन दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ इनमें लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बॉक्स में हुए प्लास्टिक का यूज फूड को अंदर से ज्यादा देर तक गर्म रख पाएगा। बॉक्स के कवर पर 2 गोल्डन वर्ड्स में मारिया रेस्टोरेंट लिखा हुआ था। नीचे की तरफ रिया की ड्राइंग बनी थी। राइट कॉर्नर में सबसे नीचे छोटे छोटे वर्ड्स में एक लाइन और लिखी थी और ये था रेस्टोरेंट का एड्रेस। बॉक्सेस बहुत सिंपल लेकिन बहुत अच्छे थे। अगर ये थोड़े और मोटे होते तो ये एक अच्छे बोल के तौर पे भी यूज किए जा सकते थे। प्रेम ने सेटिस्फाई होकर सिर हिलाया। सिस्टम बहुत सही, ये रेस्टोरेंट की क्लास से बहुत अच्छी तरीके से मैच हो रहे हैं। सिस्टम का काम हमेशा हाई क्वालिटी का होता था। उसने जो बॉक्स प्रेम को प्रोवाइड किए थे वो वाकई 10 कॉपर के सिक्कों के लायक थे। फिर भी प्रेम सिस्टम से बार्गेनिंग करने पर माफी नहीं मांगने वाला था। सिस्टम ने प्रेम का ऑफर बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था। इसका मतलब सिस्टम इस रेट में भी पैसे कमा रहा था। इन बॉक्सेस के ऊपर कहीं भी शाही कबाब नहीं लिखा था, इसलिए प्रेम किसी दूसरे फूड की पैकिंग में भी इन्हें यूज कर सकता था। प्रेम ने शाही कबाब ओवन से निकालकर बॉक्स में रखे। कलरफुल शाही कबाब बॉक्स के अंदर रखे जाने के बाद भी बहुत सुंदर लग रहे थे।
एक प्लेट राजमा चावल और पैक किए हुए शाही कबाब, इसे ऐसे पकड़े। प्रेम ने गजाधर के सामने राजमा चावल और शाही कबाब रखते हुए कहा, थैंक यू। गजाधर ने जैसे ही शानदार वुडन बॉक्स देखा, उसकी आंखें चमक उठी और उसने सोचा, बाकी रेस्टोरेंट शायद सिंपल जार में या कोई और सिंपल चीज में अपना फूड रखकर पार्सल करते हैं, लेकिन ये वुडन कंटेनर तो एक गिफ्ट बॉक्स के जैसा लग रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी स्किल्ड क्राफ्टमैन ने इसे बनाया हो। इतने ब्यूटीफुल बॉक्स की प्राइस बस 20 कॉपर के सिक्के। शायद ओनर को इन्हें बनाने में 20 कॉपर के सिक्कों से भी ज्यादा पैसे लगे हों। पहले गजाधर को लगा था कि 20 कॉपर के सिक्कों में बॉक्स महंगा है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि उसने घाटे का सौदा नहीं किया। गजाधर ने बॉक्स को देखकर सोचा, जब मेरी पत्नी शानदार तरीके से पैक किए इस फूड को देखेगी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अब गजाधर से बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो जल्दी से जल्दी ये फूड अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को देना चाहता था। वैसे शाही कबाब और राजमा चावल दोनों गर्म खाने पे ही अच्छे लगते हैं, और याद रखिएगा, राजमा चावल प्रेग्नेंट औरत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रेम ने गजाधर को एक बार और याद दिलाते हुए कहा। गजाधर ने एक हाथ में राजमा चावल का बॉक्स पकड़ा और दूसरे में शाही कबाब का वुडन बॉक्स। गजाधर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, थैंक यू प्रेम। मैं इन राजमा चावल और शाही कबाब के लिए पे करूंगा, और बाकी मेरे 2 प्लेट राजमा चावल के लिए मेरे दोस्त पे करेंगे। गजाधर ने अपनी जेब से 2 प्लैटिनम के सिक्के निकालकर प्रेम को दिखाए। अब प्रेम, बाकी का मैं पे कर दूंगा। सिद्धार्थ ने प्रेम से कहा। 9 सोने के सिक्के। रिया ने अगली डकलिंग को गोदी में लिए हुए गजाधर के पास जाकर कहा। रिया अपने हाथ में कुछ सोने के सिक्के भी लेकर आई थी। गजाधर ने प्लैटिनम के सिक्के रिया को दे दिए और बचे हुए सोने के सिक्के उससे ले लिए। तुम बहुत हेल्पफुल हो लिटिल ओनर। मेरा एक बेटा है जिसकी एज तुम्हारे बराबर ही होगी। मैं उसको नेक्स्ट टाइम अपने साथ लेकर आऊंगा, जिससे वो तुम्हारे साथ खेल सके। गजाधर ने स्माइल करते हुए कहा। लेकिन मुझे तो छोटी बहनें पसंद है, और आपकी तो कोई बेटी है ही नहीं, इसलिए मैं आपके बेटों के साथ नहीं खेलूंगी। रिया ने सिक्के रखते हुए ना में सिर हिलाकर कहा। गजाधर की स्माइल थोड़ी ही देर में फ्रीज हो गई। उसे अंदर से बहुत चोट पहुंची थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके सारे दोस्त लूट पोट कर हंस रहे थे। प्रेम बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पा रहा था। रिया ने बिल्कुल सच कहा था, उसे वाकई में लड़कियों के साथ खेलना अच्छा लगता था। बस उसने ये बात मुंहफट होकर कह दी थी। अब शायद इस बार लड़की ही होगी। बाय बाय प्रेम, और बाय बाय लिटिल ओनर। गजाधर ने अपना कॉन्फिडेंस वापस लाते हुए कहा। फिर वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ा और बोला, निकलता हूं फिर मैं, तुम लोगों से जल्दी मिलता हूं दोबारा। हाँ जाओ जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि कल से तुम्हें अपनी पत्नी के लिए फूड खरीदने रोज यहां लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी प्रेम के फूड को एक बार खाने के बाद उससे दूर नहीं रह सकता, और वैसे भी तुम्हारी पत्नी को यह बहुत पसंद आने वाला है। फिर तो तुम्हें यहाँ आने की आदत डालनी पड़ेगी। सुबह से भले ब्रश ना करो, लेकिन प्रेम के रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाना। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए अपना हाथ हिलाकर कहा। मैं सिद्धार्थ की बात से एग्री हूं। अगर हम सभी टाइप का डिलीशियस फूड घर पे बैठे ही खा पाते तो कितना अच्छा होता। काश कोई मिरेकल हो जाता और घर में सब कुछ अवेलेबल हो जाता। लाल कपड़े वाले ने कहा। तुम प्रेम जैसे कुक को हायर करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लाल कपड़े वाले ने नामे सिर हिलाकर कहा। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि ओनर को हमारे घर पर फूड डिलीवर करने के लिए किसी को ढूंढ लेना चाहिए। मैं तो एक्स्ट्रा पे करने के बारे में कह रहा था। फूड डिलीवरी सर्विस अगर शुरू हो जाती है तो इससे दोनों को फायदा होगा। ये लोग तो फूड को बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। प्रेम बस किचन में जाने ही वाला था, तभी वो रुक गया और सोचने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अब बदल चुके थे। ज्यादातर लोगों को आई थिंक घर ले जाकर के खाना खाना पसंद आता है, एंड इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी दुनिया है। लोग यही चाहते हैं कि उन्हें घर बैठे ही अच्छा फूड मिलता रहे। और वैसे भी इस दुनिया में तो सब मेरा फूड हर हाल में खाना चाहते हैं। प्रेम कभी कभी उन्हीं रेस्टोरेंट से बाहर भी फूड ऑर्डर कर लेता था। उसने ऐसे किसी भी फूड के बारे में अपनी मैगजीन में नहीं लिखा था जो भी उसने बाहर से मंगाकर खाया था, क्योंकि कुछ लोग इस बात पर सवाल भी उठा सकते थे
कि घर तक आते आते फूड ठंडा हो जाने के कारण अच्छा नहीं लगेगा, वगैरह वगैरह। प्रेम ने कभी भी पार्सल फैसिलिटी वाले रेस्टोरेंट्स के बारे में अपनी कड़वी जुबान से कुछ भी नहीं कहा था। वैसे प्रेम को पार्सल फैसिलिटी पसंद नहीं थी। मॉडर्न वर्ल्ड में तो फास्ट कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की वजह से पार्सल फैसिलिटी काफी भरोसेमंद और तेज हो चुकी थी। कस्टमर सीधे फोन पर या किसी ऐप का इस्तेमाल करके या रेस्टोरेंट में सीधे जाकर पार्सल करवा लेते थे। मगर इस दुनिया में इस लेवल की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई थी, इसलिए इन लोगों के लिए पार्सल फैसिलिटी बस एक सपना जैसा ही था। प्रेम फिलहाल पार्सल फैसिलिटी शुरू करने के बारे में कोई भी प्लान नहीं कर रहा था। उसे अभी 1000 कस्टमर लाने का अर्जेंट मिशन पूरा करना था और यह मिशन पार्सल फैसिलिटी के साथ पॉसिबल नहीं था। ऐसे में लोग घर पर बैठे ही ऑर्डर करेंगे और सिस्टम ऐसे ऑर्डर्स के कस्टमर्स को काउंट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके मिशन में वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यानी उसने जो कहा है मिशन ठीक वैसे ही कंप्लीट करना होगा। इसलिए फिलहाल पार्सल सर्विस शुरू करने से प्रेम को नुकसान हो सकता था। वैसे अगर मुझे कभी डिलीवरी के लिए लोगों को हायर करना पड़ा ना, तो मैं सभी जॉबलेस जो वॉरियर्स हैं उन्हें हायर करूंगा, क्योंकि उनके पास घोड़े हैं और ककाओ गांव का चप्पा चप्पा उन्हें मुंह जुबानी याद है। प्रेम ने मन में बड़बड़ाया और किचन के अंदर चला गया। लंच आवर्स बहुत बिजी थे। प्रेम को एक सेकंड भी खड़े होने का टाइम नहीं मिला। उसका पूरा टाइम कुक करने में, ऑर्डर लेने में और सर्व करने में चला गया। ऐसा एक भी पल नहीं आया जब वो आराम से सुस्ता पाया हो। कस्टमर्स लगातार आते ही जा रहे थे और एक एक बार में काफी ज्यादा ऑर्डर्स दे रहे थे। प्रेम ने ऐसा बिजी शेड्यूल कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन वो ब्रेकफास्ट के टाइम ये समझ चुका था कि जिनको भी सुबह से राजमा चावल नहीं मिले हैं वो दोपहर में राजमा चावल खाने जरूर आएंगे। लेकिन ऐसे लोग कितने होंगे ये प्रेम को नहीं पता था। उसके पास जितना स्टॉक था वो एक ओपनिंग आवर में बस उतना ही बेच सकता था। उससे ज्यादा बेच पाना पॉसिबल ही नहीं था। प्रेम को जो कस्टमर्स बहुत लेट आए उन्हें पोलाइटली मना करना पड़ा। राजमा चावल पहले ही बिक चुके थे और अब प्रेम काफी थक चुका था। प्रेम ने रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद करके राहत की सांस ली और एक कुर्सी पर बैठ गया। पापा, आज दोपहर में हमने 96 प्लेट राजमा चावल और 24 प्लेट शाही कबाब बेचे हैं और इससे हमने 432 गोल्ड कॉइन्स कमाए हैं। रिया ने बहुत प्यार से अगली डकलिंग को गोदी में लिए हुए प्रेम से कहा, ये तो काफी ज्यादा है। प्रेम को बहुत सरप्राइज हुआ और वो सोचने लगा, हमने करीब 200 सोने के सिक्के प्रॉफिट के तौर पे कमाए और ब्रेकफास्ट में 100 सोने के सिक्के प्रॉफिट के तौर पे कमाए थे और शायद डिनर में हमारी ये जो अर्निंग है ये डबल हो जाएगी। डिनर के आज 4 घंटे के होते हैं और अगर हमारे पास राजमा चावल की ठीक क्वांटिटी रही तो हम काफी अच्छा कर सकते हैं। अब शायद डिनर के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी और काम करने की स्पीड भी बढ़ानी होगी। सो लंच आवर्स के कंपैरिजन में लोग डिनर करने ज्यादा आएंगे, या जिन्होंने लंच में पहली बार इस रेस्टोरेंट में खाया होगा वो कैसे भी करके खुद को डिनर करने से रोक नहीं पाएंगे। अब मेरी मेहनत बढ़ने वाली है और उसके साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। आज 40 नए कस्टमर्स का लंच के लिए आना प्रेम को और भी सरप्राइजिंग चीज लगी। अब उसे मिशन पूरा करने की पॉसिबिलिटी दिखने लगी थी। अब तक उसके पास 215 कस्टमर्स आ चुके थे। जिस हिसाब से कस्टमर्स के नंबर्स बढ़ रहे थे उस हिसाब से शायद प्रेम 15 दिनों में 1000 कस्टमर्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक कस्टमर बस एक बार ही गिना जाता है, तो प्रेम को रेगुलर कस्टमर्स के अलावा नए कस्टमर्स पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। रिया ने सिर हिलाया। हाँ पापा, आपके राजमा चावल और शाही कबाब इतने अच्छे हैं कि कोई भी अपने आप को रोक ही नहीं पाया। सबने बहुत बहुत ज्यादा ऑर्डर किया और बहुत बहुत एंजॉय करके खाया। फिर रिया नीचे झुकी और बिल्ली को जमीन पर छोड़ दिया। उसके बाद रिया दौड़कर प्रेम के पास गई और बोली, पापा, आज आपने बहुत ज्यादा काम किया ना, आप थक गए होंगे, मैं आपकी पीठ दबा दूं? रिया अपने टोज के टिप्स पर खड़ी हो गई और प्रेम के शोल्डर्स और पीठ को अपने छोटे छोटे हाथों से दबाने लगी। यह उसके लिए आसान काम नहीं था, इसलिए वो अच्छे से मसाज करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। प्रेम ने स्माइल करते हुए अपने शोल्डर्स नीचे किए। प्रेम रिया की हल्की हल्की मसाज को काफी एंजॉय कर रहा था। भले ही रिया बाकी लोगों के लिए थोड़ी मतलबी हो, लेकिन वो प्रेम की हर बात मानती थी और उसकी बहुत केयर करती थी। रिया हमेशा कोशिश करती थी कि वो प्रेम की कुछ ना कुछ हेल्प जरूर कर पाए।
जब से रिया ने पैसे कलेक्ट करने का काम संभाला था, तब से प्रेम इस काम से बहुत फ्री हो गया था। रिया ने एक से एक खतरनाक स्पीशी से पैसे निकलवा लिए थे। ऐसे ही रिया आजकल काम के बाद प्रेम से मसाज करने का भी पूछ लेती थी। भले ही रिया के हाथ बहुत छोटे छोटे हों, लेकिन प्रेम को उतने में भी बहुत राहत मिल जाती थी। रिया को प्रेम से ही ये कड़वी जुबान मिली थी, इसलिए प्रेम रिया की हर कड़वी बात को नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि जिस चीज को प्रेम खुद नहीं सुधार पाया, वो चीज रिया के अंदर कैसे सुधारी जा सकती है। हालांकि किसी को भी रिया की कड़वी जुबान खराब नहीं लगती थी, क्योंकि रिया इतनी छोटी और इतनी क्यूट थी कि सभी उसकी बात को बचपना समझ के उसे माफ कर देते थे। बस मेरी प्रिंसेस, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। प्रेम ने रिया को गोदी में उठा लिया और फिर उसके गालों पर एक किस ली। रिया की डाइट में इंप्रूवमेंट आ जाने के कारण उसके गाल एकदम गोल मटोल हो चुके थे। अब वो साफ कपड़े पहनती थी और रोज नहाकर अपने बाल धो लेती थी। पहले पुराने कपड़ों में जो लड़की बेचारी लगती थी, अब वो एक प्रिंसेस के जैसी लग रही थी। रिया को बुरी नजर वालों से बहुत खतरा था। प्रेम ने डिसाइड किया कि वो अपनी क्यूट और इनोसेंट सी बेटी को धोखेबाज लोगों से बचना सिखाएगा। अगर उसे कोई किडनैप कर ले तो शायद ये स्किल उसके काफी काम आएगी। रिया को यह बात समझ आना बहुत जरूरी है कि कौन उसका फायदा उठाना चाहता है और कौन उसे नुकसान पहुंचा सकता है, और किस इंसान के इंटेंशन कैसे है। यह सब तभी होगा जब वो ठीक से इंसान को समझना सीख जाए, और यह चीज बस ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होने पर ही हो सकती थी। अमित दोपहर को दोबारा फिर आया था, लेकिन प्रेम उस समय कुकिंग और सर्विंग में बिजी था और रिया पैसे कलेक्ट करने में बिजी थी। इसलिए वो करीब 1 घंटे बिना किसी बात के बैठा रहा। उसके बाद उसने 2 प्लेट शाही कबाब खाए। उसके बाद ओपनिंग आवर्स खत्म हो जाने के कारण उसे दोबारा बाहर जाना पड़ा। वैसे प्रेम ने यह सब जानबूझकर किया था। प्रेम को अमित की रिया को वफादारों की बिल्डिंग में ले जाकर जादू सिखाने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, जबकि प्रेम ने ऑलरेडी साफ साफ बता दिया था कि वो रिया को कहीं नहीं जाने देगा। लेकिन अमित बहुत जिद्दी था। वो बार बार प्रेम के रेस्टोरेंट में आ रहा था ताकि कैसे भी करके प्रेम उसकी बात मान जाए। उसे तो खुद को लकी समझना चाहिए था कि प्रेम ने उसे बैन नहीं किया, वरना परेशान करने वालों को प्रेम अपने रेस्टोरेंट में बैन भी कर सकता था। उसने ये रूल पहले ही मेन्यू में अपडेट करवा दिया था। रिया, मैं तुमसे कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें कुछ बताऊंगा, और जवाब देने के पहले तुम्हें बहुत अच्छे से सोचना है और मेरी बात याद रखना है, ठीक है? प्रेम ने रिया को देखकर स्माइल करते हुए कहा। रिया ने खुश होकर सिर हिलाया। ओके पापा। उसने प्रेम को बहुत क्यूरियस होकर देखा और सोचने लगी, पापा आखिर क्या करना चाहते हैं? वो तो बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं। पहली बात ये बताओ कि अगर कोई स्ट्रेंजर तुम्हारे पास आए और बोले कि वो तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने के लिए ले जाएगा, तो तुम क्या कहोगे उसे? प्रेम ने रिया की आंखों में देखते हुए पूछा। ये तो अच्छी बात होगी, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। रिया ने ताली बजाते हुए कहा। प्रेम को समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसे समझ आ चुका था कि किसी फूडी को खाने का लालच देकर कुछ भी करवाया जा सकता है। प्रेम ने अपने चेहरे को सीधा रखा और सीरियस होकर ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं बेटा, याद रखो, कोई भी स्ट्रेंजर तुम्हें कुछ खिलाने नहीं ले जाएगा, और तुम्हारे पापा से अच्छा कुक भी कोई कर सकता है क्या? रिया ने सिर हिलाया। हाँ पापा, आप तो सबसे डिलीशियस फूड बनाते हो। थोड़ी देर फूड के बारे में सोचने के बाद रिया की आंखें चमकने लगी। अच्छा, तो अब बताओ तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? फिर मैं उस स्ट्रेंजर से ये बोलूंगी कि वो हमारे रेस्टोरेंट में आकर खाए। ऐसे में फिर उसे मुझे पे भी करना पड़ेगा ना। प्रेम ने अपनी आंखें चढ़ाई और सोचने लगा, मेरी बेटी वाकई बहुत स्मार्ट है। किसने सोचा था कि ऐसा जवाब देगी? प्रेम रिया की तारीफ करना चाहता था। फिर उसने पूछा, अच्छा अभी ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई किसी शानदार सी जगह पे ले जाना चाहे तो? रिया ने खुश होकर फिर से सिर हिलाया। ये भी अच्छी बात होगी, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मुझे तो घूमना वैसे भी बहुत पसंद है। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आए जैसे वो अभी जाना चाहती हो। प्रेम ने नामे सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, ये सही जवाब नहीं है। पूरे दिन रेस्टोरेंट में घुसे रहने के कारण रिया इस जगह से ऊब गई थी और वो बाहर घूमना चाहती थी। रिया अभी अपनी एक्टिव एज में थी,
इसलिए उसे पता होना चाहिए कि कौन उसे धोखा दे रहा है। प्रेम ने रिया की तरफ देखा और थोड़ा सीरियस होकर बोला, तुम बाकी बच्चों और सौम्या मैम के साथ खेल सकती हो, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर तुम्हें कहीं ले जाने की बात करता है या फिर कुछ मजेदार दिखाने की बात करता है तो तुम्हें उसे मना कर देना चाहिए, क्योंकि सारी मजेदार चीजें तो तुम्हारे पापा के पास ही है ना, और वो स्ट्रेंजर उस टाइम तुमसे झूठ बोल रहा होगा। सच में? रिया ने प्रेम की बातों पर डाउट करते हुए पूछा। प्रेम ने सीरियस होकर रिप्लाई दिया, हाँ। फिर उसने अपने मन में सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे पास बच्चों के खिलौने जरूर होंगे, है ना? मैं कुकिंग का बादशाह बनाने वाला सिस्टम हूं। मेरे पास बच्चों के खिलौने नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ऐसी फालतू की चीजें मत मांगा करो। तुम्हें क्या ये बात समझ नहीं आती? तुमसे जितना कहा गया है बस तुम उतने पर ही ध्यान दो। बाकी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सिस्टम ने गुस्से में रिप्लाई दिया, फिर तो मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रीट से ही कुछ खरीद लेना चाहिए। अब तुम तो अपनी बात पे अड़े रहोगे, लेकिन मुझे तो अपनी बेटी को कोई खिलौना देना है। ठीक है, बाहर के मार्केट में वैसे भी काफी अच्छी खिलौनों की दुकानें, कौन सा अकेले तुम ही हो। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें कुछ प्रॉफिट दिला दूं, लेकिन तुम्हें तो ऐसी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है। प्रेम ने बेझिझक होकर कहा। सिस्टम ने थोड़ा हेजिटेट होकर कहा। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहा। मेरे पास फिलहाल कोई खिलौने नहीं है, लेकिन मेरे पास टॉय बनाने की एक फैक्ट्री है। तुम्हें क्या चाहिए, मैं उसे 5 मिनट में बना सकता हूं। कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेंगे और प्राइस भी बहुत कम होंगे। तुम्हारे प्राइसेस और कम? मैं पहले प्राइस देखना चाहूंगा। प्रेम की आवाज अभी बहुत काम थी। प्रेम को यह बात पहले से पता थी कि सिस्टम इतनी आसानी से मना नहीं करेगा। बस उसे थोड़े नखरे दिखाने की आदत हो चुकी है। हर बार यही सब बातें बोलकर बाद में मान जाता है। सिस्टम को वैसे भी सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। उससे पैसों की बात करो तो वो हर बात मानने को तैयार हो जाता है। फिर उसने रिया की तरफ स्माइल करते हुए कहा, रिया, तुम्हें कौन से खिलौने पसंद है? मैं तुम्हें कोई भी खिलौना दे सकता हूं। मुझे, रिया ने खड़े खड़े अपना सिर खुजलाया। फिर उसकी आंखें चमक उठी। मुझे एक छोटा सा लड़का चाहिए जो गाना गाता हो। रिया की बात सुनकर जो पहली चीज प्रेम के दिमाग में आई वो था छोटा चेतन। अब सिस्टम, मुझे नहीं लगता कि तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते होगे। मुझे एक इंसान को इस दुनिया में लाना है। तुम शायद उसके बारे में नहीं जानते होगे। एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत अच्छा गाना गाता है। प्रेम ने अजीब ढंग से पूछा। भगवान ने मेरे लिए जो रूल बनाए हैं उस हिसाब से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने से मैं सेकंड रूल को तोड़ दूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे रीसेट कर दिया जाएगा और तुम्हें मार दिया जाएगा। इसलिए तुम्हारी ये बात तो मैं पैसे लेकर के भी पूरी नहीं कर सकता। इससे मेरी खुद की जान पर बनाएगी। सिस्टम ने सीरियस होकर कहा। उसकी आवाज बिना किसी इमोशन के किसी रिकॉर्डेड मैसेज के जैसी लग रही थी। अरे चिल मारो यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरे लिए एक म्यूजिक बॉक्स बना दो, मेरा इतने में काम चल जाएगा। तुम तो बिल्कुल छोटी छोटी बात पे सीरियस हो जाते हो। कभी कभी जरा मस्ती मजाक भी कर लिया करो। प्रेम ने तुरंत कहा। हालांकि उसे कुछ और ही चाहिए था, लेकिन सिस्टम इस बात पर भड़क जाता, इसलिए उसने इस बात को यहीं खत्म कर दिया। प्रेम सोचने लगा, ऐसा लगता है कि सिस्टम को भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यह अच्छा है कि इस दुनिया में कम से कम भगवान तो सबके साथ पार्शियलिटी नहीं करते। यहां सबके लिए रूल्स हैं। इस बात से प्रेम को रोबोटिक्स के 3 लॉज याद आए। पृथ्वी पर रोबोटिक्स के 3 लॉज होते हैं जिनके हिसाब से रोबोट्स की वर्किंग होती है। यह खराब बात नहीं थी। इसका मतलब यह था कि सिस्टम को भी कोई कंट्रोल कर रहा था और सिस्टम प्रेम को किसी भी तरह की परेशानी नहीं दे सकता था। सिस्टम को अपने रूल्स की भी चिंता थी और उसे डर भी था। प्रेम अब सोच रहा था कि सिस्टम को कैसे बेवकूफ बनाए ताकि भगवान के बनाए सारे रूल्स वो उसे बता दे। सिस्टम का फायदा उठाने में प्रेम को बहुत मजा आता था, लेकिन अभी प्रेम ऐसा नहीं कर सकता था। फिलहाल सिस्टम काफी सीरियस था, तो उससे अभी मजाक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वैसे भी प्रेम को सिस्टम से बहुत सारी जरूरी चीजें खरीदनी थी, जिनमें स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट थी। अभी प्रेम इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो किसी नॉर्मल ह्यूमन को भी हरा सके,
इसलिए दानव और डीमंस तो दूर की बात थी। वैसे तो वो ऐसे केसेस में रिया के पीछे छुप सकता था, लेकिन इसमें प्राउड जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि एक बाप को हमेशा अपने बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। ऐसे में अपनी 4 साल की बेटी से खुद को प्रोटेक्ट करवाना वो कायरों के जैसा होगा। उसे समझ आ रहा था कि उसे रिया पर इतना भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और कैसे भी करके उसे अपनी स्ट्रेंथ वापस डेवलप करनी चाहिए। बस इसलिए प्रेम इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा था ताकि वो स्ट्रेंथ खरीद सके। जैसे ही प्रेम अपनी तलवार उठाने के लायक हो जाएगा, वो अपनी तरफ आने वाली हर चुनौती का सामना कर पाएगा और उस वक्त जो जुनून प्रेम के सिर पर सवार होगा, उससे प्रेम का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। प्रेम एक वीर योद्धा महेंद्र प्रताप की बॉडी में था, एक ऐसी बॉडी जिसकी ताकत की मिसाल कालचुर स्टेट का बच्चा बच्चा देता था। आफ्टर ऑल महेंद्र प्रताप ने बहुत सारे राक्षसों को मारा था। वो और उसकी तलवार कभी किसी के सामने नहीं झुके। इसके बाद कुछ बचता था तो उसका शानदार घोड़ा उसकी जगह भर देता था। जब महेंद्र और उसका घोड़ा एक दूसरे से मिलते थे तो वो हवा से बातें करते थे। प्रेम ने सोच लिया था कि जब तक वो खुद अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं कर लेता, तब तक के लिए वो सिस्टम से कुछ ऐसा खरीद लेगा जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। प्रेम ने सिस्टम से एयर डिफेंस मिसाइल की प्राइस भी पूछी थी, लेकिन उसके प्राइसेस बहुत हाई थे। इसलिए प्रेम सोच रहा था कि वो सिस्टम से किसी ऐसी चीज के बारे में पूछे जो कि मुसीबत के टाइम पर काम आ सके। मेरे पास 500 अलग अलग टाइप के म्यूजिक बॉक्स हैं और तुम्हें इनमें से चूज करना है। इनकी प्राइस 50 कॉपर के सिक्कों से स्टार्ट होती है। सभी की क्वालिटी बहुत अच्छी है और सभी अपने रेट्स के हिसाब से वर्दी है। सिस्टम अब बिल्कुल एक बिजनेसमैन के जैसे साउंड कर रहा था। प्रेम ने अपने दिमाग के भीतर बहुत सारे म्यूजिक बॉक्स देखे। एक म्यूजिक बॉक्स जिसकी प्राइस 500 सोने के सिक्के थी, वो प्योर गोल्ड से बना था और उसके अंदर एक गोल्डन लिटिल मैन खड़ा था। ये काफी शो ऑफ वाली चीज थी। रिया को ऐसी चीजें पसंद नहीं आती थी, लेकिन एक म्यूजिक बॉक्स को देखकर प्रेम की आंखें वहीं रुक गई, जिसकी प्राइस 50 सोने के सिक्के थी। ये एक ब्राउन वुडन बॉक्स था जिसके अंदर एक सुंदर बौनी लड़की बनी हुई थी जो कि वायलिन प्ले कर रही थी। इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें से नकली बर्फ बनने जैसा इफेक्ट आ रहा हो, क्योंकि उसके नीचे एक सफेद कलर का मटेरियल था। इसमें टोटल 50 गाने बजते थे और इसकी प्राइस बहुत रीजनेबल थी। सिस्टम, मुझे वो 50 सोने के सिक्के वाला म्यूजिक बॉक्स चाहिए जिसमें वो लड़की वायलिन लेकर खड़ी है ना, वो वाला मेरे लिए वही बना दो। प्रेम ने सिस्टम से कहा। क्या तुम इसके लिए 50 सोने के सिक्के पे करोगे? सिस्टम ने तुरंत पूछा। आफ्टर ऑल प्रेम ने पैकिंग वाले बॉक्सेस पर बहुत देर तक बहस की थी, लेकिन इस बार उसने एक बार सोचा तक नहीं, जबकि उसे 50 सोने के सिक्के पे करने थे, वो भी एक म्यूजिक बॉक्स पर। प्रेम सिस्टम से जब भी कुछ खरीदता था वो एक कोशिश जरूर करता था कि सिस्टम उसके प्राइस में कुछ डिस्काउंट दे। प्रेम को पता था कि सिस्टम असल में सोच क्या रहा था। ऑफ कोर्स मुझे इसकी प्राइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ, मैं रिया के लिए कुछ भी कर सकता हूं और उसके लिए कितना भी पैसा खर्चा कर सकता हूं। उसने आगे कहा। अच्छा सुनो, मुझे मेरा ऑर्डर 5 मिनट में मिल जाना चाहिए, वरना मैं रिफंड की डिमांड करूंगा। म्यूजिक बॉक्स बनाया जा रहा है, ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, पैसे ऑटोमेटिकली काट लिए जाएंगे। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। प्रेम ने सारा प्लान अपने दिमाग में ही कर लिया। प्रेम अपने काम पर ध्यान देने वाले लोगों में से था, इसलिए उसे सिस्टम से डील करने में बस कुछ ही मिनट लगे। रिया ने सोचा कि उसके पापा उसकी रिक्वेस्ट पूरा करने के बारे में चिंता कर रहे हैं, इसलिए उसे लगा कि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा डिमांड करने लगी है। पापा, मुझे गाने वाला आदमी नहीं चाहिए, आप जो भी देंगे वो मेरे लिए ठीक रहेगा। रिया ने अपना सिर हिलाते हुए प्रेम से कहा। प्रेम को भी कभी कभी लगता था जैसे उसकी बेटी बहुत जिद्दी हो गई है, और कभी कभी यह लगता था जैसे उसे प्रेम की छोटी छोटी चीजों की भी परवाह है। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा, लेकिन रिया, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें छोटा सा गाने वाला आदमी मिले जो बहुत अच्छा गाता हो। बस तुम थोड़ी देर वेट करो, इस मैजिक में थोड़ा सा टाइम लगता है। सच में? रिया की आंखें चमक उठी। उसे अपने पापा की बातों पर पूरा भरोसा था। जब उसके पापा ने उससे कहा था कि वो अपनी बेटी के लिए एक ब्यूटीफुल सा घर बनाएंगे, तब उन्होंने एक सुंदर सा घर बनाकर दिया था। और अब रिया के पास घर के साथ साथ एक प्यारा सा रेस्टोरेंट भी था,
जब रिया के पापा ने रिया से कहा था कि वो उसके लिए सुंदर सी ड्रेसेस लाएंगे तो उन्होंने वो भी लाकर दी और अब रिया डेली उन्हें ही पहनती है। जब रिया ने अगली डकलिंग की डिमांड की तो उसके पापा ने अगले दिन ही उसे अगली डकलिंग दिलाई थी। रिया के पापा ने अभी तक रिया से किए हर प्रॉमिस को पूरा किया था। प्रेम ने सिर हिलाया और प्यार से कहा, जब तक हम वेट कर रहे हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से सुनो। अच्छा, अगर कोई बच्चा तुमसे ये कहता है कि वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम क्या कहोगी? शायद हर बाप अपनी बेटी से इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। किसी को भी अपनी बेटी की शादी एक बेवकूफ इंसान से करने का कोई शौक नहीं होता। हालांकि रिया अभी बस 4 साल की थी। इस टाइप की बातें उसकी सोच से बहुत बाहर थी। प्रेम तब तक उसे सभी लड़कों से प्रोटेक्ट करके रखेगा जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती और उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं आ जाती। बस इसलिए ही प्रेम अपनी स्ट्रेंथ वापस चाहता था। सभी लड़के प्रेम के जैसे एक योद्धा को अपना ससुर बनाने के पहले एक बार अच्छे से जरूर सोचेंगे। उन्हें यह सोचकर चलना होगा कि वो प्रेम की तलवार का वार सहन कर पाएंगे या नहीं। मुझे आप पसंद हो, रिया ने अपने हाथ बांधते हुए ऐसे कहा जैसे वो बहुत बड़ी हो गई हो। फिर उसने प्रेम की तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोली, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं पापा आपसे शादी कर लूंगी। ऐसा कहते हुए रिया बहुत खुश थी। आपके पास तो मैजिकल पावर्स हैं। आप टेस्टी फूड कुक कर सकते हो और आप हमेशा मुझे कहानियां सुनाते हो। आप तो सबसे बेस्ट हो। आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं है।